ठीक। तो वो पद्मासन मुद्रा में बैठा योगी की मूर्ति, मूर्ति का मिट्टी का मोहरे कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक। कोल्डी हवा कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। जूते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक। और मनके बनाने की जो है फैक्ट्रियां कहाँ पर थी ये? लोथर और चौहदड़ों में। ठीक। लोथल और चौहदड़ों। ठीक है। वो गार्डन चाइल्ड है, उसने नगरीकरण के कितने तत्वों को पहचान किया था? गार्डन चाइल्ड ने नगरीकरण की कितने तत्वों की पहचान किया था? 2, 10। ठीक। क्या था? 10। हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी क्षेत्र, मतलब उत्तरी स्थल मांदा। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी है। दाइमाबाद किस नदी के किनारे? ठीक। कोई घग्गर उग्गर नहीं है। ठीक है। छोड़ो उनको। वो ये इनका जो है समाधान, हड़प्पाई लोगों का समाधान। ठीक है। और अभी इसमें ऑनलाइन कौन कौन है? अच्छा, अजय नहीं आया क्या? क्या आज? ठीक है। अभी पहले जो है इसमें तमन्ना मैम है, और बाकी और कौन कौन है मुझे मैसेज करेंगे, नाम मैसेज करेंगे पहले अपना। ठीक। ऑनलाइन में जो भी है नाम मैसेज करेंगे पहले ये। ठीक। तो हाँ, इनकी जो है हम लोग वो धार्मिक, धर्म और दर्शन की बात किए थे। ये क्या बेसिक फीचर है उनके? क्या बेसिक फीचर थे इनके धर्म दर्शन में? ये क्या बताया था मैं पहले? एक क्या है उनका? बहुदेववादी है, पहली बात है ये। ठीक। बहुत से देवताएं उनकी बनता स्वीकार करते हैं ये। धर्म में जो है स्त्री तत्वों की प्रधानता है, इसकी भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने। ठीक है। धर्म के द्वारा उत्पादकता को प्रभावित प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी बातें कही गए थे ये। ठीक है। हेमलता। ठीक। क्लास नहीं भी आए हैं बहुत दिनों से क्या? ठीक है। हेमलता कल क्लास आएंगे, और सैटरडे को टेस्ट है हिस्ट्री का। ठीक है। उसमें चैप्टर हड़प्पा तक, स्रोत और वहां से हड़प्पा तक क्लास भी होगा और वो भी होगा, फिर एक्सप्लेनेशन हो एक्सप्लेनेशन ले लेंगे इसमें ये। ठीक है। तो ये कल हम लोग समाधान की पद्धति की डिस्कस किए थे ये। ठीक है। तो हड़प्पाई जो है लोगों में कितने प्रकार की समाधान की पद्धति? 3 प्रकार का। नंबर 1 कौन सा है? पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार ये। ठीक। तो आंशिक समाधान की पद्धति शेखर। हम्म सो दूर पर रखते हैं नहीं, जाकर फेंक के आ जाते हैं सम्मान पूर्वक, और उनको फिर कुछ जंगली जानवर और पशु पक्षी जो है उनका अपना भोजन का शिकार हो जाता है ये। ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए जो हिस्से हैं उनको दफन कर दिया जाता है, यही हिस्सा है ये। ठीक। तो ये तो हो गया आंशिक समाधान। एक बताया था मैंने जो है कलश समाधान बताया था, कलश समाधान की पद्धति। ठीक है। हालांकि जो है ये हड़प्पाई लोगों में प्रचलित नहीं था। तो ये कलश समाधान की पद्धति जो है किस संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था ये? हम्म आप लोग इतनी जल्दी से भूलते कैसे हैं ये? आप लोग पढ़ने की मात्रा बढ़ाइए। ज्योग्राफी में भी आप लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तथ्य आप लोग बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है। अब एग्जैक्टली जो है मुझे टेस्ट जब लूंगा तब समझ में आएगा कि आप लोग कितना याद कर पा रहे हैं ये।
क्योंकि कुछ भी जो है केवल क्लास के भरोसे होने से वो सब संभव नहीं है कि आप एग्जाम निकाल पाए। ये बिल्कुल क्लियर क्लियर कट बातें हैं, ये आपको खुद का एफर्ट लगाना पड़ेगा ये। ठीक है। वो ठीक। अब उसमें जो है जो काफी सारा सेगमेंट इसमें जो बचा हुआ है लिखने का है ये। ठीक है, तो उसको लिखवाना बहुत सारा है, पर उसको लिखवाना है, पर एक छोटा सा पहले मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, छोटी सी बातें हैं इसमें उनको। इसमें और कोई सेगमेंट है जिसमें अभी लगता है कि नहीं हो पाया है, वो कोई पता, कोई पार्ट जिसमें छूटा हो? क्वेश्चन पेपर देखें। ठीक है। हम्म। हम्म। 3 क्वेश्चन बस आए हैं। क्वेश्चन ठीक से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है ये। ठीक है, खैर उसको छोड़ो। वो मैं इसमें कुछ जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसमें, और उसमें से कुछ जो छोटी बातें हैं उनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। एक्सप्लेन नहीं, उसमें बस थोड़ा सा आपको जो है एक उसका ब्रीफिंग लिखना है एक्चुअल में आप लोगों को। फिर जो बड़ी सेगमेंट बचा है उसको और लिख लेंगे ये। ठीक है। तो इसमें जो है एक जो हिस्सा है इनका, जो हड़प्पा सभ्यता का पतन और उससे संबंधित कुछ जो बातें हैं, एक वो बची हुई है। और एक है हड़प्पा सभ्यता के जो है उनका प्रासंगिकता भी है, और एक हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन का प्रभाव, और सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का महत्व और उनकी विरासत। अगर बड़े प्रश्न बनेंगे तो इस तरह का एक हम लोग डिस्कस किए थे ना, हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप या उनकी प्रकृति, ये बड़े क्वेश्चन है उसमें से। ये तो वैसे ही अगर क्वेश्चन बड़े अगर बनते हैं इनमें से, तो हड़प्पा सभ्यता का महत्व या उनका विरासत एक ही है। प्रश्न जो आया हुआ है, बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता को समझाइए, ये ठीक ठाक प्रश्न पूछा गया है, ये पीएससी में आया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है महत्व या फिर उनकी विरासत क्या है, तो उनको हम बता सके ये। तो कुछ पॉइंट्स बस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और उसको बेसिस पर फिर आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे ये। ठीक है। और साथ में क्वेश्चन लिखिए पहले। ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो भी लिखेंगे, और मुझे मंडे तक इसको जो है लिख करके मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे मेरे नंबर पे ये। ठीक है, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे। और जिनका जिनका नंबर जो है मेरे पास नहीं होगा, या फिर ग्रुप में जिनका नंबर जुड़ा नहीं होगा अभी वाला, ठीक है, तो उस ग्रुप में जो है नंबर मुझे ऐड करना है, जैसे मेरा एडमिन है बस, उस वाले ग्रुप को, वो समझा ना नहीं है। तो उसमें से जो मैटर मुझे डिलीवर करने हैं, भेजना है, उसी में भेजूंगा मैं ये। ठीक है, उसे भेजना है एक्चुअल में वो। तो जैसे कि उसमें जो पीडीएफ जो शेयर करना है मुझे, तो उसमें भी शेयर कर दूं मैं, उसी में शेयर करूंगा मैं ये। और मॉर्निंग का भी और इवनिंग का दोनों को शेयर उसमें ऑलरेडी में कर ही रहा हूं मैं ये। मगर हो सकता है आप लोग उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, मुझे पता नहीं है ये। समझा रहे नहीं है? तो मॉर्निंग क्लास में भी काफी सारे सेगमेंट हो रहे हैं, उनको फायदा उठा सकते हैं अभी ये। पीडीएफ भी है और साथ में सब क्लास चल ही रहे हैं ऑलरेडी वो। ठीक। तो इसमें जो है एक जो लिखिए पहले, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक, इसके पहले थोड़ी सी और बातें लिखी हम लोग। एक जो पार्ट है, हम लोग जो है जब हड़प्पा जब शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे, उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है हमने 3 चरणों की बात किया था, यही था ना? हड़प्पा सभ्यता के जो है 3 चरण, और 3 चरण के मतलब कौन कौन सी बात किया था मैंने? एक पूर्व हड़प्पाई चरण की बात की थी, और एक परिपक्व हड़प्पाई चरण, और दूसरा जो है, तीसरा जो है क्या था? उत्तर हड़प्पाई चरण। इसके एक्चुअल में सेंस क्या था हमारे पास में, कि पूर्व हड़प्पाई चरण का मतलब ये है कि नवपाषाणिक जो बस्तियां हुआ करते थे, जो उन्नत, जो स्वावलंबी बस्तियां हुआ, ग्रामीण बस्तियां जो हुआ करते थे, उन्हीं से जो है उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार किया कि पूर्व हड़प्पाई चरण में जो है नगरों का उद्भव हुआ। यही हुआ था ना, पूर्व हड़प्पाई चरण में नगरों का उद्भव हुआ था। और उसके बाद फिर जो है यही जो नगर है उनका थोड़ा थोड़ा करके जो है विस्तार और विकास हुआ। ठीक है, कुछ नदी के किनारे थे जिनकी वजह से उनके विस्तार और विकास को थोड़ा सा
तेजी आया। और वही फिर जो है परिपक्व वाला जो हड़प्पाई जो चरण है उसमें क्या बन गए, वो वृहद नगर बन गए। चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा, चहोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, वो सब उन्हीं स्थलों में से रहे ये। ठीक है। तो और आगे उसके बाद हम जो पतन की जो बातें कहते हैं ये, तो पतन जो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो किससे जुड़ी हुई है, वो उत्तर हड़प्पाई चरण से जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है ये। और इस हड़प्पा के जो है, हड़प्पा सभ्यता का अगर मान लो उनका उनका जो है जो परिपक्वता है वो एक्चुअली में डेवलप शुरुआत कहां से हुई है, उनको आधार कहां से मिला है, पूर्व हड़प्पाई फेज से। तो जो कहना समझ में आ रहा है ना ये, एक उसको अगर ऐसा समझ जाए, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, उनका उत्थान और उनका पतन। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये तीन बातें इनमें है। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में छोटी छोटी चीज पूछ सकता है, वो छोटी छोटी मात्रा में पूछ सकता है ये। तो एक क्या है इसमें जो हम साइड में ले रहा हूं मैं, इसको इसी से निकल के आएगा वो। एक ले रहा हूं मैं हड़प्पा सभ्यता के चरण। ठीक है, पहला क्या था इसमें, पूर्व हड़प्पा चरण। ये डिस्कस कर चुका हूं, कब तक है ये, 3200 से जो है 2600 बीसी तक था ये। ठीक है। और इस समय एग्जैक्टली क्या है, वो 9 पाषाणिक बस्तियां हैं। 9 पाषाणिक बस्तियां यही है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो। ठीक है। अब उसमें वो अमरी नाला, कुल्ली नाला, ये सब बताया था मैंने ये। ठीक है, सोथी संस्कृति, ये सब जो है ये। अब उसके बाद फिर जो है सेकंड फेज में इनका ये कौन सा फेज आएगा इसमें, परिपक्व हड़प्पा का चरण। ये फेज था इनमें से। ये कब की बात की है हम लोगों ने, 1900 बीसी से 2600 बीसी से, 2600 बीसी से लेकर कब तक है ये, 1900 बीसी तक। तो ये एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा इस समय, इस समय एग्जैक्टली क्या होगा यहां पर जो है, हड़प्पा जितने बड़े नगर है, वृहद नगर, यही है ना, मतलब नगरीकरण को जो है इस तरह से यहां, मतलब यहां पर एक्चुअल में क्या देखा जाए तो ये एग्जैक्टली क्या होगा यहां पर, ये नगरों का उद्भव है, नगरों का उद्भव माना जाए यहां पर ये। ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक्चुअल में उन नगरों को क्या हुआ है, विस्तार और उनका विकास हुआ, ऐसा माना जाए। ठीक है। तो यहां पर भी कई बड़ी संस्कृति है, इसमें क्षेत्रीय स्तर पर कई संस्कृति है ना। यहां जो छोटी हुआ करता संस्कृति, उन्हीं संस्कृति के बेसिस पर यहां पर क्या हुआ है, बड़ी संस्कृति का विस्तार हुआ। अब यहां पर जैसे कि आमरी है, कुर्दिजी है, कुल्ली नाला है, सोथी संस्कृति, ये सब हम बात किए थे, सावलदा दक्षिण में भी है इस तरफ, यही सब है ना ये। तो ये संस्कृति उस समय और उस संस्कृति के बड़े बड़े नगर। ठीक। तो अब उसके बाद जो हम थर्ड फेज जो कह रहे हैं, इसमें जो उत्तरी जो हड़प्पाई जो फेज कह रहे हैं, उत्तर हड़प्पा का जो चरण है ये, उत्तर हड़प्पा का चरण। ठीक है। अब उत्तर हड़प्पा चरण मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 1900 बीसी से लेकर कब तक, 1300 बीसी तक ये। ठीक। अब देखो इस समय तक जो है अब कई सारी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो चुकी है यहां से ये। पर इसमें एक साथ इतने सारे घटनाक्रम है जो कॉम्प्लेक्स है काफी है। ठीक है। इसमें एक साथ इतनी घटनाएं हैं कि जो काफी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा अगर समझा जाए। कॉम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि एक साथ इसमें बहुत से घटनाएं जो है घटित हो रही है। ठीक, बहुत से घटनाएं घटित हो रही है। अब उसको मैं एक साथ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बातों को ले रहा हूं मैं। इसमें जो है जैसे, इसमें जो है जैसे जो है, ये पहले फेज में तो कोई समस्या नहीं है। यहां पर एग्जैक्टली हमारे पास में क्या है, नव पाषाणिक बस्ती है, मुख्य रूप से यही है। ठीक है। और ताम्र पाषाणिक बस्ती जो है यहां इस फेज में कम से कम अभी कुछ खास शुरुआत नहीं हुआ है, और है तो बहुत प्रारंभिक स्तर में ही है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले फेज में ये। ठीक है। और इस वाले फेज में एग्जैक्टली क्या हो गया, सब ये बड़े नगर है ये। हड़प्पा ने लगभग ऐसा छोटी संस्कृति को अपने में क्या है, समाहित कर रखा है ये। ठीक है। अब जब हड़प्पा के जो है, जो परिपक्व हड़प्पा वाला जो फेज था, उस परिपक्व हड़प्पा वाले फेज के बाद, या फिर उसमें जो नगरों का जो है, जब कहते हैं ना ये, इसमें दो तीन बातें एक साथ मिलूंगा एक्चुअल में वो। ठीक है। एक बातें जो आएगा इसमें कि ये इस वाले फेज में ये उत्तर हड़प्पाई चरण में एग्जैक्टली क्या चल रहा था। ठीक, एक पहली बात है ये।
एक बात किसकी कह रहा हूं मैं? उत्तर हड़प्पा चरण का काल। मतलब कब हुआ ये? 1900 बीसी से लेकर कब तक? 1300 बीसी तक ये हुआ। ठीक, एक तो ये हुआ। ठीक है, अब इसके साथ जो है समानांतर जो है, जो बड़ा घटनाक्रम जो चल रहा होता है वो पूरी तरह से क्या है, वो जलवायु का है, मतलब भौगोलिक। ठीक है, सबसे बड़ा जो कारण, बड़ा जो घटना चल रहा है यहां पर जो है इस समय तक जो है, क्योंकि इसी फेज के समानांतर ही एग्जैक्टली क्या चल रहा है, इस हड़प्पा सभ्यता का, उनके हड़प्पा सभ्यता के, उसको ऐसा कहा जाए, हड़प्पा सभ्यता की पतन की प्रक्रिया, ये भी चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है, हालांकि जो है मैक्स मुलर जो है उन्होंने बता दिया है, या फिर उन्होंने जो है जिस तरीके से बताया एक तिथि के रूप में 1500 बीसी को आर्यों के आगमन का, 1500 बीसी में जो है आर्यों के आगमन का। ठीक है, तो हालांकि जो है इनको अब बहुत अधिक जो है सही नहीं माना जा रहा है, नहीं माना जाता है एक्चुअल में। किनकी बात कर रहा हूं मैं? आर्यों के आगमन का जो है, जो उनकी जो समय अवधि है, काल अवधि है, तो किसको कितना मानते हैं उनको? 1500 बीसी है। 1500 बीसी के आसपास जो है लगभग ये कहीं से भी आए, मगर 1500 बीसी के आसपास में यहां पर आए, या फिर यहां पर वो निवास करते थे ये। ठीक, तो ये समान स्थिति में अगर समझे तो लगभग इसी फेज के समानांतर में है ये। तो ये क्या है? इसी फेज के समानांतर, मतलब इसके समानांतर जो है और क्या घटनाक्रम चल रहा है इस पर? आर्यों का आगमन। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये तीन घटनाक्रम, एक तो ये हुआ, मगर इस तीनों घटनाक्रम में जो है एक जो बड़ा घटनाक्रम जो नेचुरल है, ये जो प्राकृतिक है, वो प्रभावित करता चला जाएगा इनके समानांतर जो है, ये इनके समानांतर जो है वहां है जलवायु और पारिस्थितिकी परिवर्तन। जलवायु और पारिस्थितिकी परिवर्तन, और भी कई फैक्टर है ये, मगर पूरे पूरे किसी न किसी रूप में क्या है वो, किसी न किसी रूप में क्या है वो, किसी न किसी रूप में क्या है वो भौगोलिक है ये, मतलब भूगोल से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूतात्विक उत्पीड़न, ये फिर बाढ़, सूखा, जरूरत प्लावन। ठीक है, ये फिर जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का अतिदोहन। ठीक है, और यही इस प्रकार से ये तो उसी से ही संबंध है ये, या फिर मानसून। ठीक है, मानसून, तो मानसून के जो है, जो मानसून की जो है जो स्थिति है उसमें परिवर्तन। किनकी बात कर रहा हूं मैं? मानसून की स्थिति में परिवर्तन। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है कि ये जो है परिवर्तन यहां से आना शुरू हुआ। ये एक साथ की घटना पूरे एक साथ ले रहा हूं ना, क्योंकि ये सब पूरे एक साथ में घटित हो रहे हैं ये। ठीक है, तो समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये? तो यहां पर एग्जैक्टली क्या क्या होगा, उत्तर हड़प्पाई चरण के काल में जो है ये बताऊंगा मैं, घटना इसमें है। ठीक है, तो ये भी कहां पर होगा? इस उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र, इसी क्षेत्र में होगा ये, हड़प्पा वाला फेज है ये। ठीक है, दूसरा जो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का, जो यहां से साथ साथ क्या चलेगा, अब यहां पर एक का जो है अगर देखा जाए तो इनका एग्जैक्टली अगर देखा जाए, इसमें पतन जो टर्म्स यूज करते हैं, यहां पर जो पतन टर्म्स यूज करूंगा मैं, यहां पर क्या है, उत्तर हड़प्पा का जो है कालखंड। तो इसमें अब वो जो हड़प्पा जो मूल स्वरूप में हुआ करते थे, अब उसके स्वरूप में जो है बदलाव आना शुरू हुआ। बदलाव कैसे है, क्यों है, उसके कारण मैं अलग से बताऊंगा पतन की प्रक्रिया के संदर्भ में ये। ठीक है, मगर एक बड़ा जो परिवर्तन कहां से आना शुरू हो गया है हमारे पास में, इस उत्तर हड़प्पा के जो कालखंड है उसमें, उसमें कालखंड में क्या बदलाव आना शुरू हो चुका है कि जो बड़े नगर हुआ करते थे, अब जो बड़े नगर, इनसे हड़प्पा में जो नगरीय तत्व जो हुआ करता था, हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय तत्व जो हुआ करता था, अब वो नगरीय तत्व में जो है शिथिलता आना शुरू हो चुका है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये?
हड़प्पा जो सभ्यता है उनमें जो नगरी तत्व है उसमें शिथिलता आना शुरू हो चुका है ये, राइट। तो प्रारंभिक स्तर पर जो है जैसे माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन, पतन का मतलब इसके लिए कई जो ब्रिटिश और जो विदेशी जो इतिहासकार है इस पतन के लिए एक शब्द यूज कर दिया, कोई कहते हैं इनका अंत, कोई कहते हैं इनका अंत, कोई इनका जो है निधन, ऐसे भी शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब जैसे कि मर गया, समझा ना ये, सभ्यता जो है मर गया, उसका जो है अंत हो गया, ठीक है। ये फिर जो है अकस्मात समाप्त, समझा ना नहीं, इस तरह से ये। तो एग्जैक्टली जो है पहले जो है इस पतन का मतलब ऐसा ऐसा माना गया, ऐसा माना गया प्रारंभिक स्तर पे ये, मगर बाद में फिर जो है इस पर जो है कई जो इतिहासकार, जो भारत में जो इतिहासकार थे, या फिर राष्ट्रवादी हो या फिर अन्य जो भी है ये, तो उनके द्वारा जो है इस तरह के शब्द का जो है जब प्रयोग किया गया तब बाद में इनका बड़ी मात्रा में विरोध भी किया गया, ठीक है। क्योंकि इस तरह की जो है इतनी बड़ी और जो विकसित सभ्यता जो है ऐसा कोई उनका कोई निधन हो गया या फिर अंत हो गया, ऐसा वास्तव में कुछ होता नहीं है और ना तो ऐसा हुआ है, समझ में आ रहा है ये। एक तो पहली बात है जो है हमें भी इस तरह से कम इस एग्जाम जो सिविल में एग्जाम में लिख रहे हैं, इस एग्जाम कहीं पर लिखेंगे हम लोग, तो कभी जो है इस तरह से अंत हो गया या फिर उनका जो है अकस्मात निधन हो गया, अकस्मात समाप्त हो गया, हम कम से कम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ में आ रही है, पहली बात तो यही है, ठीक है। एक ये मूल बातें हुआ। अब ये जो है अगर मान लो अकस्मात रूप से अगर समाप्त नहीं हुआ, अकस्मात रूप से अगर समाप्त नहीं हुआ है तो एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। तो जो हुआ क्या है इसमें ही अलग अलग विचार है, अकस्मात रूप से नहीं हुआ तो इसमें ही क्या है अलग अलग, एक तो विवाद हुआ, विवाद का मतलब क्या है, इसी में अलग अलग मत है, इसी में अलग अलग मत है। किस बात के लिए अलग अलग मत है, ये किस बात के लिए मत है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, क्या उस हड़प्पा सभ्यता का अगर मान लो हम कहते हैं चलो ठीक है अंत नहीं हुआ या फिर निधन नहीं हुआ या फिर अकस्मात रूप से इनका समापन या समाप्त नहीं हुआ, तो एग्जैक्टली हुआ क्या और हुआ तो कैसे हुआ, बस यही बात है एक्चुअल में। वो विवाद वो मत क्या है, और मत में अगर मान लो कुछ अगर समाप्त नहीं हुआ, अगर हम कहते हैं कि पतन नहीं हुआ, पतन नहीं या उनका रूपांतरण हो गया या जो भी कहे ये, तो वो कैसे हुआ है, मूल बात यही है। और हमारे प्रश्न अगर आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे ये, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में विभिन्न मान्यताओं को समझाइए या उनका मूल्यांकन कीजिए, यही बातें हो सकता है। ये प्रश्न आया भी है ऑलरेडी, ये एक प्रश्न आया हुआ है ना ये, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में 4 या फिर 8 नंबर का प्रश्न एक आया हुआ है, एक प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है ये, तो ऐसे ही है। एक सेगमेंट ये हुआ। अब दूसरा सेगमेंट इनके समानांतर जो है दूसरी बातें मैं जो ले रहा हूं इस तरफ, ठीक है, कि उत्तर हड़प्पाई चरण में जो है तब जिस समय कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा में जो है हड़प्पाई नगरों का जो है उनके जो नगरी तत्व है उनका क्षरण हो रहा था, तब उस समय जो है उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ, या फिर क्या वहां पर पूरी तरह से बस्ती या फिर नगर समाप्त हो गए, या फिर क्या वो नगर में जो लोग रहते थे वो नगर के जो लोग जो है ग्रामीण बस्ती तरफ पलायन किए, तो स्वाभाविक है उससे जो है ग्रामीण बस्तियों का जो है विस्तार और विकास हुआ होगा, क्योंकि नगरों से जो है लोग कहां जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे ना। और नगरों से लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो नगर में तो जो है कई प्रकार के लोग रहते थे, कुछ शिल्पकारी भी रहते थे, शिल्पकारी का ठीक ठाक काम करते थे वो, तो अब वो कहां पर जाएंगे, दूर दराज वाले क्षेत्र में। तो दूर दराज वाले क्षेत्र में क्या करेंगे, वो ऐसी जो है शिल्पकला और विकास को वो प्रोत्साहित करेगा सुदूर क्षेत्रों में, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो स्वाभाविक है वो एक नई प्रकार की एक और संस्कृति को जन्म देगा, वो जो है एक और नई प्रकार की संस्कृति को जन्म देगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है, मतलब मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूं कि एक तरफ अगर हम कह रहे हैं कि नगरी तत्वों का ठीक है चलो उसमें क्षरण हो रहा है, कहां पर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और पर्टिकुलरली जो है उन नगरों में, पर्टिकुलरली जो है उन नगरों में, तो पर्टिकुलरली जो है नगरों में जो है वो जो नगरी तत्व है जिनकी हमने जो है उस चार गार्डन चाइल्ड ने 10
चीजों की उन्होंने पहचान किया था, उस तरह के जो है जो चीजों की क्या है हो रही है, उनका पतन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। अब किस क्षेत्र में, ये मूलतः किस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, यही हुआ ना। तो स्वाभाविक है अगर मान लो जो है यहां पर जो है, अब हाँ एक घटना मैंने ये बताया, लोग अब नगर से क्या हो रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो है जो भौगोलिक जो घटनाक्रम है उसमें भी बड़ी मात्रा में बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव की जो प्रारंभ है, इसकी प्रक्रिया जो प्रारंभ जो माना जाता है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, जो क्लाइमेटोलॉजी में जो उसमें जो क्लाइमेट का जो अध्ययन करने में जो साइंटिस्ट है, ये लोग अब उसका अनुमान लगा पा रहे हैं कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये। अब उसके पहले की परिस्थितियां वो तो अलग बात है ये, क्योंकि उसके पहले हम जो है ऑलरेडी जो है लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले हम जो प्लेस्टोसीन से हम आगे जो है होलोसीन में आए थे। तापमान में जो है पहले हिमयुग, उत्तर हिमयुग था, बिल्कुल अंतिम चल रहा था, और वहां फिर धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हुआ था, आर्द्रता की मात्रा बढ़ी थी और धीरे धीरे वर्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। यही है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो है, इसके बेसिस पर जो है फिर धीरे धीरे जो है लोग उस गुफाओं कंदराओं से बाहर निकल करके जो है इस तरफ कहां पर आए, थोड़ा पहाड़ी पठारी और वहां से बेसिन और मैदान की तरफ। यही हुआ ना इस तरह से ये। मगर इस समय तक जो है तापमान और जो आर्द्रता, जितने भी जलवायु कारक है, जितने भी जलवायु कारक है, ये जलवायु कारक मतलब कौन कौन से, क्या क्या, अवस्थिति और उनके जो है जो वायुदाब, पवन, ये सब चीजों से संबंधित जितने भी कारक है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो स्वाभाविक ही इन सब का जो समग्र प्रभाव आएगा वही एग्जैक्टली क्या होती है, उस क्षेत्र की जलवायु होती है। जलवायु कारों का जो समग्र प्रभाव होता है वो क्या होती है, जलवायु। यही है। अब उस पर्टिकुलर जलवायु में ही जो है किसी पर्टिकुलर वनस्पति या पेड़ पौधे या फिर फसलों का जो है उत्पादन होगा, यही मतलब है ना। इस पर्टिकुलर जो है जलवायु परिस्थितियों में ही, पर्टिकुलर जो है जलवायु परिस्थितियों में जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कृषि या किसी फसल को जो है ऊपर उपजाया जा सकता है ये, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 बीसी के आसपास, कब की बात कर रहा हूं मैं, 10,000 बीसी के आसपास से जो है ये, ठीक है। और उस समय की बात कर रहे हैं तब जब नवपाषाणिक क्रांति माना जाता है, वहीं से लगभग 9,000 ईसा पूर्व से, यही है ना। न्यूलिथिक रिवोल्यूशन जो मानते हैं ये, यही से ये। अब नवपाषाणिक क्रांति मतलब हम ये भी जानते हैं कि वो लोग क्या है, खेती बाड़ी ठीक ठाक मात्रा में जो है करना शुरू कर दिए थे, थोड़ा उत्तरोत्तर काल में। मेहरगढ़ उसके अच्छा साक्ष्य है, ठीक है। तो उस समय तक जो है ये जो मानसून, भारत में जो मानसून की जो स्थिति है, ठीक है, भारत में जो मानसून की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर भी जो है उस मानसून की स्थिति जो है उस उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसके अगर परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहां पर काफी ठीक ठाक, ये ज्यादा प्रबल हुआ करता था, ज्यादा प्रबल हुआ करता था। ज्यादा प्रबल होने का मतलब ये है कि यहां पर जो है इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो है ठीक ठाक है, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कैसा है, ठीक ठाक है ये। यहां पर इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं ये, तो इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ठीक ठाक है। इसका मतलब ये है कि उन ग्रामीण बस्तियों में जो है जो कृषि उत्पादन और उत्पादकता की जो मात्रा है वो ठीक ठाक बढ़ जाएगा। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। एक ये बात है, मतलब इस क्षेत्र में ठीक ठाक वर्षा हो रही है। अब स्वाभाविक है ये मानसून मतलब किस तरह की स्थिति है, वो मानसून का आगमन और विस्तार तो पढ़े होंगे आप लोगों ने, उसको जानते हैं ना ये, ठीक है। तो मानसून का आगमन मतलब किस तरह की बात कर रहा हूं मैं, ये जो है जितनी जो है अगर देखा जाए तो मानसून जो है वो यही स्थिति है ना, ये स्थिति है। हालांकि जो है इस तरफ जो है ज्यादा मात्रा में वर्षा होगा, ठीक है, मगर इसकी तुलना में यहां पर भी जो इनको वर्षा मिल रहा है वो लगभग क्या है, पर्याप्त है। ये कृषि के लिए बिल्कुल ये अनुकूल है, ठीक। तो इसके बेसिस पर अगर देखें, इसके बेसिस पर देखें तो लगभग जो है उस 10,000 बीसी से लेकर के जो है 5,000 बीसी के आसपास तक जो है
ठीक ठाक परिस्थितियां है, वर्षा तो ठीक है ही ये, ठीक है। मगर उसके बाद जो है धीरे धीरे, निश्चित कब की बात कर रहा हूं मैं, 5000 बीसी के बाद धीरे धीरे जो है मानसून की जो स्थिति है, जो पहले एग्जैक्टली उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ करता था, वो धीरे धीरे जो है पश्चिम की तरफ उनका झुकाव होना शुरू हो गया। वर्तमान में जो है मानसून की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, इस बात को तो समझे होंगे, और नहीं जानते होंगे समझ लेंगे अच्छे से ये, ठीक है। मानसून की जो स्थिति है बदल रही है उस जलवायु परिवर्तन की वजह से है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है मानसून की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो है वर्षा की जो तीव्रता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो गया। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये, ठीक है। तो स्वाभाविक के पहले जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है जब वर्षा ठीक ठाक होता रहा होगा, उसके अनुरूप वहां पर जो है फसलों का उत्पादन किया जाता रहा होगा, ठीक है। मगर बाद के कालों में जो है तब जब उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है वर्षा की मात्रा जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम हुई, तो स्वाभाविक है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है उस तरह के फसल जैसे पहले बुआ करते थे, बुआई किया करते, जिसमें अधिक मात्रा में वर्षा की ठीक ठाक पूर्ति हो ही जाता था, मगर बाद में अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो ये जो स्थिति है लगभग, तो ये जो स्थिति है जो 5000 बीसी के आसपास से जो है ये हड़प्पा वाले फेज पे पहुंचते तक, तब तक ठीक ठाक है ये, मतलब उतना वर्षा है, उतना वर्षा है। तो उसी के बेसिस पर जो है उस उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है वहां पर कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था ने जो है फिर व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया था, और उससे जो है 2600 बीसी से लेकर के लगभग जो है 1900 बीसी तक क्या बने, नगर बने। लोग उसी क्षेत्र में रहे, लोग कहां पर रहे, उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहे। मगर आगे उत्तरोत्तर काल में, कब की बात कर रहा हूं मैं, तब जब उत्तर हड़प्पाई चरण की जब बात कर रहे हैं, उत्तर हड़प्पाई चरण की जब बात कर रहा हूं, तो उत्तर हड़प्पाई चरण में जो है धीरे धीरे जो है परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई है, ठीक है। धीरे धीरे परिस्थितियां जो है बदलनी शुरू हो गई है। तो इस फेज में जो है जो उत्तर हड़प्पाई जो चरण है उस फेज में जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक क्षेत्र तो किसका है, वो सिंध वाला क्षेत्र है। 5 प्रमुख क्षेत्र है, उसको अगर ज्योग्राफिकली अगर थोड़ा समझा जाए तो 5 प्रमुख क्षेत्र है इसमें। इनको हिस्टोलॉजी, इसमें हिस्टोग्राफी में जो है 5 प्रमुख क्षेत्र रूप में इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो एक क्षेत्र कौन सा हुआ इनका, ये जो है जो सिंध वाला क्षेत्र है, एक क्षेत्र कौन सा इनका, ये सिंध वाला जो क्षेत्र है, ये सिंध वाला क्षेत्र, पाकिस्तान में सिंध वाला क्षेत्र एक क्षेत्र हुआ, ठीक है। और एक जो है पंजाब वाला क्षेत्र, तो पंजाब का जो है कौन सा, ये पंजाब में क्या है, दोनों तरफ, एक पूर्वी पंजाब और एक क्या है पश्चिमी पंजाब, अलग अलग आएगा। तो एक समझने का प्रयास करो, एक क्षेत्र इसमें क्या है, सिंध वाला क्षेत्र है, ये सिंध वाला क्षेत्र। और यहां पर एक जगह हुआ करता था, अभी भी, हालांकि वो जगह तो अभी भी है, यहां पर जो एक जगह हुआ करता था जिसे कहते थे, इसको अपडेट करना पड़ेगा, एक्चुअली में अपडेट हो नहीं पा रहा है, ये अपडेट नहीं ले रहा है ये, उनको बोलते हैं झूकर। एक जगह का नाम हुआ करता था झूकर, ठीक है। एक जगह का नाम क्या है, झूकर, नाम सुने कभी, नहीं, झूकर संस्कृति, ठीक है। पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है ये, ठीक है। किनकी बात कर रहा हूं मैं, ये सिंध वाले क्षेत्र में पाकिस्तान में ये, ठीक है। और उसमें जो है वो जो पहले जो है बड़ा नगर हुआ करते थे ना, चौधड़ो, अब उस चौधड़ो का जो है धीरे धीरे जो है नाम निशाना उनका मिट रहा है। चौधड़ो में जो है क्या काम जानते थे उसमें, कि वो क्या करता है, वो मनके बनाने की फैक्ट्री वहां पर है ना, एक फैक्ट्री है, नगर है, कार्यशाला है ये, ठीक है। मगर अब जो है धीरे धीरे क्या है, वो ग्रामीण बस्ती की तरफ बढ़ती चली गई है। वैसी एक जगह और कौन सा हुआ करता था, आमरी।
मुझे मालूम है आप लोग इतनी सारी बातों को जो है तथ्यात्मक रूप से याद नहीं कर पाएंगे, मगर मैं चाह रहा हूं सिर्फ स्टोरी आप समझिए, तब जाकर के जो है भारत के पूरे इतिहास को ऐसे क्रम में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे उनको। समझ आ रहा ना ये? अब हड़प्पा तक तो पहुंच गए, कैसे नगर बन गए हैं ये तो समझ में आ रहा है ना ये। तो अब हमें समझना क्या है कि वो नगर जो है कैसे धीरे धीरे ग्रामीण बस्ती की तरफ में जो कन्वर्ट हो गया और क्यों हुआ, और लंबा समय लगा होगा। अब नगर बनने में जो है कुछ 3000 साल लगे हैं, तो अब उसका जो है वो डी अर्बनाइजेशन में तो समय लगेगा ना। ठीक है, रातों रात तो नहीं होगा, तो उसमें कह रहा हूं तो, मगर ऐसे भी नहीं हुआ है वो। ठीक है, मिस्र ये कि मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि यहां पर जो है एक तरफ जो पहले जो नगर हुआ करते थे, वो नगर जो है अब धीरे धीरे क्या बन गया, वो थोड़ा थोड़ा बस्ती। तो बस्ती जो नगर में लोग रहते थे, अब नगर में कुछ खास उनको ना तो रोजगार और इस प्रकार से कुछ चीजें नहीं है, संसाधन लगभग खत्म हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तो सभी कुछ तो काम करेंगे वहां। अब यहाँ अगर मान लो जो है कुछ वो मिट्टी के बर्तन विद्वान या फिर कुछ हथियार उथियार बनाते थे, तांबे या फिर जो है पत्थर के ही सही, तो हम कहाँ रहेंगे, वो ग्रामीण बस्ती में जाएंगे, रेट गिरा देंगे अपना। यही मतलब हुआ ना, कुछ तो करेंगे ये। ठीक है, क्योंकि अब उपजीविका उपजीविका जो है, उपजीविका का जो साधन है उसमें वो खेती भी उतना अच्छा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जलवायु मानसून की स्थिति में बदलाव आ चुका है, और उसके लिए उसके कारण से जो है कृषि अनुरूप जलवायु नहीं है। अब ना तो कोई बहुत अधिक सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, और ना जब सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है तो व्यापार और व्यापारी जो हुआ करते थे, अब वो भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो फिर चलो खेती बाड़ी में अब गुजारा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? पहले आंतरिक मीन्स बड़े नगर, वहां से उपनगर, फिर ग्रामीण केंद्र, फिर बस्ती, तक ऐसे नगरों का, तब तक ऐसे पूरे व्यापार का एक चैन बना होता था, ये एक आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन बना होता था, यही था ना एक्चुअल में वो, और डिमांड चेन बना होता था। मगर अब ऐसा कुछ चैन नहीं है, चैन क्या है, टूट चुकी है, जैसे कोविड के समय हुआ था। तो स्वाभाविक नहीं, वास्तविकता है ये, इस तरह चीजों को सोच रहे हैं, ऐसा है ये, चीजों का लिंक करना है, वास्तविकता यही है। ठीक है, अब ऐसे जो कहते हैं ना, ये अभी पूरी दुनिया की जो है सप्लाई चेन पर किसका कब्जा कहते हैं, चीन का कब्जा है। भारत प्रयास कर रहा है कि हम कैसे उस सप्लाई चेन का हिस्सा बने, ग्लोबल सप्लाई चेन का, ये क्योंकि सेम स्थिति किसका है, भारत में। तो हड़प्पा का जो है ग्लोबल सप्लाई, हड़प्पाई जो सप्लाई चेन है वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया उसका। यही हुआ ना वास्तविक में ये। तब जाकर के जो नगर में जो है कोई जो ना तो कच्चा माल आ पाया, और ना से नगर में जो बने वो नीचे की तरफ जा पाया। समझ रहे हैं ये? तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन जो हुआ था, वो अर्बनाइजेशन जो है अब एग्जैक्टली क्या चल रहा है, वो डी अर्बनाइजेशन में चल रहा है। तो एक क्षेत्र मैंने क्या बताया इसमें, सिंधु वाला क्षेत्र है ये। एक बस नाम देख लीजिए, और लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इसको सेगमेंट जरूर लिखेंगे आप। एक कौन सा है, सिंधु वाला। अब सिंध वाला क्षेत्र में यही पर कौन सा बताया मैंने, एक झूकर संस्कृति। अब इसको बस आपकी जानकारी के लिए है, कभी किसी कहीं पर विद्वता अगर बताना हो तो ये बातें आप कह सकते हैं ये। ठीक है, तो आमरी नाला, और एक कौन सा है, चौदड़ो, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है, ये जो जनसंख्या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मूल क्षेत्र में जहां पर हुआ करते थे, अब वहां से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उनका पलायन हो रहा है। क्योंकि जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है वर्षा की मात्रा कम हो रही है, जिनकी वजह से जो है वो क्षेत्र जो है अब धीरे धीरे सूखा, धीरे धीरे क्या है, वो सूखा। और चूंकि ऑलरेडी पहले जो है, और कई लाख साल पहले जो है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वो समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। तेथिस सागर आप पढ़े भी होंगे ये। तो वो क्या है, एक लवणी भूमि हुआ करता था, और मान लो ठीक ठाक अगर वर्षा नहीं हुआ तो पूरी लवणता जो है ऊपर आ जाएगी, और वहां पर धीरे धीरे जो है, तब जब वर्षा नहीं होगा तो जो वेपोरेशन है, ये वाष्पोत्सर्जन की मात्रा तो ठीक ठाक होगा ही होगा, यही है ना। ठीक है, तो धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत जो मिट्टी होकर जो नदियों के द्वारा लाए रहे होंगे, वो धीरे धीरे धूलकण और वो सब बनते बनते फिर जो है बचेगा क्या उसमें, कंकड़, रेत और पत्थर जैसे स्थिति, जो एक्चुअल में जो है एक ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे देगा, या फिर ऐसी जो है एक परिस्थितियों को निर्मित करेगा जिसमें उत्पादकता लगभग शून्य तो नहीं के बराबर होती है। ऐसी भूमि को कहा जाता है जो लगभग मर गया है। लगभग क्या है, मर गया है, मीन्स मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को यहां से प्रोत्साहन मिलेगा। ये समझ में आ रहा है ना ये? तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ये।
जिक्र हो कि बहुत लंबी क्रमिक रूप से दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है ये सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का पतन। और हड़प्पा सभ्यता का पतन का मतलब ये है इनकी पतन नहीं, वो नगरीय तत्वों का जो पतन हुआ, नगरीय तत्व पतन भी नहीं, उनको क्षरण कहा जाए। और बाकी जो चीजें थी वो धीरे धीरे उनका एक रूप से दूसरे रूप में उनका रूपांतरण, एक क्षेत्र से दूसरे तरफ या फिर जो है उनके बाहरी क्षेत्र की तरफ उनका जो है पलायन, एग्जैक्टली जो है यही है। समझ में आ रहा है मैं? मतलब क्या क्या बातें कहा मैंने एक्चुअल में क्या क्या बातें कहा मैंने कि पतन का जो अर्थ है ये ना तो कोई निधन है, ना तो कोई अकस्मात अंत है, और ना तो जो है कोई समाप्ति है, राइट। बल्कि जो है वास्तविक में जो है इस हड़प्पा सभ्यता का पतन का जो वास्तविक अर्थ है वो एग्जैक्टली क्या है, नगरीय तत्वों की क्षरण। उसको समाप्ति भी नहीं कर सकते ये, ठीक है। नगरीय तत्वों का जो है क्षरण, तो नगरीय तत्वों की क्षरण और उनके साथ साथ जो है नगरीय तत्वों का जो है क्षरण के साथ साथ उसमें जो ग्रामीण जो बस्तियां हैं या जो कुछ उपनगर या फिर जो है जो ग्रामीण केंद्र जो हुआ करते थे उनका दूसरे तरीके से दूसरे एक अलग जीवन शैली के रूप में उनका रूपांतरण यही हुआ है। हालांकि धीरे धीरे जो है वो क्षेत्र थोड़ा सा बदलने शुरू हो गए। पहले मूल जनसंख्या जिन क्षेत्रों में रहा करता था अब वो जो है उस क्षेत्र से जो है पलायन, धीरे धीरे उनका पलायन होना शुरू हुआ। कुछ क्षेत्र इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जो है धीरे धीरे जो है वो इस तरफ पूरब की तरफ, कुछ थोड़ा सा दक्षिण की तरफ इनका पलायन हुआ। और यहीं से जो है क्योंकि शिल्पकारी और वो सब कुछ बातें तो बहुत ठीक ठाक मात्रा में ये जानते थे, ये शिल्पकारी और वो सब बातें जो है ठीक ठाक मात्रा में जानते थे ये। अब जानते थे वो क्षेत्र कौन कौन सा बताया मैंने, एक तो एग्जांपल दिया किसका मैंने, सिंध का, सिंध वाला क्षेत्र, सिंध प्रदेश पाकिस्तान वाला ये। उनके बाद फिर जो दूसरा और जो क्षेत्र इनमें है तो सब दिमाग में रखना है, ये तो मैप तो दिख रहा है ना इसमें ये, लेकिन यहाँ पर एक और मैप बना देता हूं समझने के लिए आपको, थोड़ा सा इसको ऐसा, और ये समझ में आ रहा है, और ये इस तरफ, इसको मैं ज्यादा समझने के लिए और आसान कर देता हूं। अभी तो पता होगा ना कि ये जो क्षेत्र है हमारा ये कौन सा वाला क्षेत्र हो गया, इसको ऐसा समझ लिया जाए तो क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र और सिंध, यमुना, गंगा। तो निचला ब्रह्मपुत्र का मैदान, निचला गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, पश्चिमी गंगा का मैदान, और फिर सिंध, यमुना और सिंध, ऐसा समझ लेना एक्चुअल में ये। तो अब यहां से जो है ये, तो एक्चुअल में आपको बताना क्या है, एक्चुअली बताना क्या है आपको जो है इसमें मुख्य बात कौन सी ध्यान में रखना है कि यहां से जो धीरे धीरे जो है लोग किस तरफ गए, अब इस तरफ। आलमगीरपुर था एक जगह किंगडम, मगर अब धीरे धीरे इनका विस्तार किस तरफ होगा, यहां से लोग उठ करके जो है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, तो अब इसी क्षेत्र से जो है अब यहाँ जो मुख्य नगर नगर जो नदी के किनारे, अब कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गया, कुछ लोग कहते हैं और कुछ आ गया, तो भी तो कारक है ना, ठीक है। तो इसीलिए जो कुछ लोग जो है अब यहां से इस उत्तर क्षेत्र से मुख्य कहां पर इनका बसावट दक्षिण की तरफ ऐसा फैलना शुरू हो जाएगा ये। और यहां पर फिर जो है बाकी जगहों पर वो पहले वो कांसा वाला जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है धीरे धीरे करके उसमें वो शिल्पकारी वो सब चीज थोड़ा सा कम होगा, मगर बाकी और जो तत्व है कौन सा, जो नवपाषाणिक भी, नवपाषाणिक खत्म तो नहीं हुआ है ना, प्लस जो ताम्रपाषाणिक है वो जो संस्कृति है धीरे धीरे जो है उनके विस्तार को ये गति देगा। समझ में आ रहा है कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि ताम्रपाषाणिक संस्कृति अगर ऐसा देखे तो ये जो है कब से मानते हैं ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, तब जब नवपाषाणिक संस्कृति और उसके बाद जो है उत्तरोत्तर काल में जो है ये नवपाषाणिक संस्कृति ने ही जो है मूलतः किसको, हड़प्पाई को जो है, तब उसके समानांतर जो है इस तरफ हड़प्पा भी चलते रहे और उनके साथ साथ क्या चलते रहे,
ताम्रपाषाणिक बस्ती चलते रहे, मगर वो उतने अधिक विकसित नहीं थे जिस समय हड़प्पा हुआ करता था तब। मगर हड़प्पाई जो नगर धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ, वो शिल्पकार, जो कलाकार, या फिर जो थोड़ा सा व्यापारी वर्ग जो भी रहा होगा, वो सब किस तरफ चले गए? ताम्रपाषाणिक बस्तियों का तरफ चले गए। और ताम्रपाषाणिक बस्तियों में जाकर के उन्होंने अब खेती बाड़ी करना थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में शुरू कर दिया, मगर उनके क्षेत्र थोड़ा सा डिफर है उनसे, ये समझ आ रहेंगे। तो अब यहां से जो है संस्कृति का जो है नया रूप डेवलप होना शुरू हो गया। ठीक है, संस्कृति का जो है नया रूप डेवलप होना शुरू हो गया, जिनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है ये। ठीक है, किन के क्षेत्रों की बताया मैंने? एक तो सिंध वाला क्षेत्र हो गया, एक वैसी जो है, इसमें क्षेत्र नाम लिख रहा हूं मैं, जो आपके दिमाग में रहे, पंजाब क्षेत्र है, और पंजाब के साथ साथ जो है घग्गर और हाकरा नदी, घग्गर और हाकरा नदी, ये सरस्वती की सहायक नदी वाला में से है ये। ठीक, एक ये क्षेत्र हुआ, इस सब नाम लिखेंगे आप लोग, उसमें दिमाग में कभी रहे। और एक जो है पंजाब, अच्छा घग्गर नदी हो गया। तो यहाँ पर भी एक संस्कृति हुआ करता था, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर जो नगर वगर हुआ था ना, ये पंजाब में जैसे कि रोपड़ वगैरह था, और घग्गर की नारी कालीबंगा, अब वो धीरे धीरे क्या है, उनका पतन होना शुरू हो चुका है। और वहां पर एक ताम्रपाषाणिक नई संस्कृति का उद्भव हुआ। अब उनको छोड़ दीजिए, थोड़ी इंग्लिश में नाम है उनका वो। ठीक है, और वैसे जो है पंजाब, मतलब कौन सा? पूर्वी पंजाब वाला, थोड़ा और पूर्वी क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। पूर्वी पंजाब और हरियाणा और उत्तर राजस्थान वाले क्षेत्र में जो कौन सा है? पूर्वी पंजाब और हरियाणा। हरियाणा में बहुत सारे स्थल थे हरियाणा में, और उस तरफ उत्तरी जो राजस्थान है वहां पर भी था। ठीक है, एक ही स्थल हो गया ये। तो यहां पर भी स्थिति थोड़ी परिवर्तन होना शुरू हो गया। कहां की बात कर रहा हूं मैं? इनमें जो है पहले बहुत अधिक बस्तियां हुआ करते थे, मगर अब धीरे धीरे यहां पर उनकी बस्तियों का जो बड़ा बस्ती हुआ करता था ग्रामीण केंद्र के रूप में, मगर वो अब वो धीरे धीरे क्या है, बस्ती का आकार जो है छोटा होता चला गया। ठीक है, मतलब आपको जो है सोचना ये है कि भाई बड़ी जो नगर हुआ करता था, वो पतन जब हो रहा है तो सभाई के लोग वहां जो रहते थे वो कहीं न कहीं उठ करके जाएंगे। मगर दूसरा क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, तो मुख्य क्षेत्र से भी उनका पलायन होगा। दो मेजर बात है, उस क्षेत्र में बाढ़ भी आ सकता है, भूकंप भी आ सकता है, और ये सब एक्टिविटीज हुए हैं, सूखा ही पड़ा है ये। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या है, तो जो मूल क्षेत्र थे अब उनका स्वरूप वैसा नहीं रहेगा। समझ में आ रहेगा? तो एक ये सब क्षेत्र है इसके, ये पंजाब, ये सिंध वाला क्षेत्र हो गया, पंजाब वाला हो गया, और पूर्वी पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पर राजस्थान वाला। ये तो पहले यहाँ जो है ठीक ठाक बड़ी मात्रा में बस्ती हुआ करते थे, मगर अब वैसा नहीं हुआ। गंगा और यमुना की जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र है, ठीक है, और इनके साथ साथ जो है महाराष्ट्र वाला, मतलब इसको गोदावरी, गोदावरी बेसिन वाला क्षेत्र कहा जाए इनका। बेसिन समझते हैं ना? ठीक है, पूछूंगा तो हो सकता है ना जवाब दे। ठीक है, ठीक, मुझे मालूम है, अभी भी वर्मा सर पढ़ाए हैं तो याद होगा, मुझे मालूम है वो। ठीक है, हाँ, तो ये इतने कम से कम बड़े क्षेत्र है ये। ठीक है, तो अब इसमें सिंधु वाले क्षेत्र में क्या स्थिति है, जो बताया मैंने, सिंधु वाले क्षेत्र में क्या है, झूकर संस्कृति है, अमरी नाला है, और वो चौहदरों वाला जो है स्थिति थोड़ी सी खराब हो चुकी है। बड़े नगर अब क्या बन गए, छोटा छोटा बस्ती जैसा बन गया है। पंजाब और घग्गर और हकरा नदी जो है, यहाँ पर भी जो है वो कलीबंगा और ये जो बड़े रोजड़ी रोपड़ वगैरह सब हुआ करते थे ना, पंजाब में भी ठीक ठाक था। तो ये भी जो है अब यहाँ पर जो है ना तो उतने अच्छे जो है मिदभान जो हड़प्पा काल में मिलते थे, वैसा कोई मिदभान भी नहीं मिलता है, और बस्तियों की जो संख्या पहले जो है अधिक हुआ करते थे क्षेत्र में, अब वो भी धीरे धीरे कम हो गई। यही पर ही बड़ी मात्रा में बस्ती था ना, इसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बस्ती था ना, हकरा और घग्गर वाले क्षेत्र में ही, तभी तो उनको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहा गया, बाद में इनको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, इसी बेसिस पर ही है। ठीक है, मगर अब वो भी वहां से लगभग थोड़ा थोड़ा करके गायब होना शुरू हो गया ये। ठीक है, और कहां की बात कर रहा हूं मैं, यूपी राजस्थान में गंगनगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये, और गंगनगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक जगह का नाम है चूरू। पाकिस्तान, पंजाब, और इधर राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, इधर पाकिस्तान।
सबसे कोना स्थल है बॉर्डर में ये। अब यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास में, तो उनको छोड़ दीजिए। वे ये अगर चलो ये अगर ये समझ ले, ये राजस्थान अगर है, यहाँ पर पंजाब है और इधर ही पाकिस्तान का बॉर्डर हमारा, तो पता होगा अब ना, समझा है। ये कोने में जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, कोने में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, और यहीं पर जगह का नाम है चूरू। इंडिया का सबसे जो है हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जगह है ये, ठीक है, तो पता होगा नहीं, अभी भी पता चला, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्या है, चूरू। तो यहीं पर वो सब जगह, तो सब भाई का इतना हाई टेम्परेचर वर्तमान में है, तो ये एक्चुअली में ऐसा हुआ कैसे। कालीबंग की जो बात सब कह रहा हूं ना मैं, ये पूरी स्थल लगभग इसी एरिया में था ये, और वर्तमान में क्या है, पूरा ये रेगिस्तान है ये। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये एक साइकिल है बेसिकली, ये इस तरह से ये। तो उसके हाँ, तो अभी पंजाब और घग्गर नदी इस क्षेत्र में बस्ती की संख्या कम हो गया, लोग यहां से धीरे धीरे उठ करके जो है पलायन करते करते किस तरफ, वो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ उनका पलायन हो रहा है। मतलब किस तरफ उनका पूरा मूवमेंट हो रहा है, गंगा यमुना के दोआब की तरफ उनका पलायन हो रहा है ये। समझ में आ रहा है ये। इसीलिए यही लोग आगे चल करके, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यही जो लोग जो है आगे चल करके वो जो है लोग जो केवल सिंधु और उनकी जो सतलज, सिंधु और उनकी सहायक नदी के किनारे प्रारंभिक स्तर पर रहते थे, प्रारंभिक स्तर पर रहते थे, यही लोग जहां जब पहले उनके लिए सरस्वती, सिंधु बहुत, रावी, चेनाब, परुष्णी ये सब बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, मगर आगे चल करके जो है यमुना और गंगा उनके लिए महत्वपूर्ण हुए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये, गंगा उनके लिए बहुत, गंगा और यमुना जो है महत्वपूर्ण हुए। सेम स्थिति किसकी है, यहां उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लोग क्या है, पलायन कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग क्या है, पलायन कर रहे हैं ये। और दूसरी अगर और बात करें हम, अगर मान लो इस तरह कौन सा आर्यों के आगमन वाले फेज की बात करूं मैं, ये पता नहीं एक साथ इतने कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसमें ये, ठीक है। तो इसमें भी अगर देखें तो यहां पर आर्यों के आगमन, तो आर्यों का मूल निवास कहां पर था प्रारंभिक भारत में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यही जो है सप्त संध्य प्रदेश। और सप्त संध्य प्रदेश का मतलब क्या है, सिंधु और उनकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु और उनकी जो सहायक नदी है, सिंधु और उनकी जो सहायक नदी, यही, तो ये उनको ऐसा मान लिया जाए। तो यहीं पर क्या है, ये सतलज, व्यास, रावी और, समझ में आ रहा है ये, इस तरह से ये। तो ये जो है यहां पर जो क्षेत्र थे, तो उस समय इनके पास में ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में यमुना का 3 बार बस उल्लेख मिलता है और गंगा का जो है केवल 1 बार। क्यों, क्योंकि इनके मूल क्षेत्र कहां पर है, इस उत्तर वाले क्षेत्र में है ये, जबकि सिंध ने जो है उनको 250 से अधिक बार उनका उल्लेख मिलता है। सबसे पवित्र नदी जो है इनकी सरस्वती है। समझ में आ रहा है एक सब कैसे मिक्सअप, और दोनों के लगभग समानांतर समानांतर। इसीलिए कई राष्ट्रवादी इतिहासकार जो है ये सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता एक समानांतर हुई है, ऐसा उनका अनुमान है ये। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, एक साथ है ये। तो इसीलिए फिर आगे चलकर के फिर ये किस तरह महत्वपूर्ण नदी बन जाएगा, गंगा, यमुना, ये सब नदी महत्वपूर्ण बन जाएगा ये। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये एक साथ जो है ये सब घटना जो है पूरी लगभग लगभग एक साथ में चल रहा है ये। अब कब चल रहा है ये, 1900 BC से लेकर के कब तक, 1300 तक भी अगर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा ये, यही है ना। तो इसके बीच में क्या क्या चल रहा है ये, एक तो क्लाइमेट में चेंज होना शुरू हो चुका है, ठीक है, और कोई बाढ़ भी आगे कहते हैं। अब जलवायु तो स्वाभाविक ही इसकी इफेक्ट अभी तो वर्तमान में देख ही रहे हैं ये, जलवायु परिवर्तन आना शुरू होगा तो क्या होता है, बाढ़ भी आ जाता है, भूकंप भी आ जाता है, सूखा ही पड़ जाता है, ठीक है, वो लैंडस्लाइड भी हो जाता है, ये सब एक्टिविटीज है ना, ये महामारी फैल जाएगा, ये सब घटनाक्रम में ये। तो ये सब एक्टिविटी, तो यहां पर क्या चल रहा है, उत्तर हड़प्पाई चरण में क्या क्या बताया मैंने, अब इसमें थोड़ा थोड़ा समझ जाओ कुछ कुछ चीजें, ये यहां तक बता दिया मैंने ये, ठीक है। अब इसमें जो है, अब जिक्र बताया इसमें क्या क्या, इस फेज में होगा क्या, इसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अब परिवर्तन कहां पर, इसी क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन में किन किन चीजों में परिवर्तन, पहले अच्छा नगर बनाते थे, अब वो सब नगर वगैरह जो है बातें छूट जाएगा। सिर्फ मुख्य बात क्या रहेगा, खाने पीने की पहली व्यवस्था कर ले, उसके बाद फिर नगर और बाकी बड़े भवन की बात सोचेंगे।
यही स्थिति है। व्यापार वाणिज्य की बातें जो है बाहर हो जाएगा और मुख्य बातें क्या है, जीविका को जैसे कैसे करके जो है चलाना है। ग्रामीण क्षेत्र और छोटी बड़ी जो भी है ये उनके जो है पहले बड़े बड़े जो है सड़कें बनाया करते थे, मगर अब वो बड़े सड़क और वो सब चीजें जो है थोड़ा सा धूल के धूल हो जाएंगे। यही है ना, ये मितभांड जो है पहले बहुत चिकना पालीदार चमकीले ये सब ऐसे बनाए जाते थे, अब धीरे धीरे जो है वो भी जो है गुणवत्ता उनकी खराब, मोटे और जो है वो तो जैसे भी करके मजबूत, क्योंकि हमारे क्या रखना है, अब दूध वगैरह रखना है उनको, दही मही वगैरह रखना है उनको, ठीक है, यही सब है ना स्थिति ये। तो अब थोड़ा सा क्या करेंगे मजबूत वाला, क्योंकि वहां पर क्या है धीरे धीरे क्या है खेती बाड़ी तो कमजोर होना शुरू हो गया उनका। हालांकि दूर थोड़ा सुदूर क्षेत्र में फिर ताम्र पसानी वाला जो है और अपना छोटा खेती करना शुरू कर दिए, यही हुआ ना। ठीक इस तरह से ये ठीक है। अब व्यापारिक जो गतिविधियां जो है वो तो अब पतन हो गया, लिखना पढ़ना वो भूल गए, लिपि भी लगभग खत्म हो गया, सील भी खत्म हो गया, मुहर और शिल्पकारी भी उतना अच्छा नहीं रहा। लोग पहले व्यापार वाणिज्य के लिए दूर दूर तक जाते थे, मगर अब वो जो है धीरे धीरे जो है व्यापार वाणिज्य वही भी नहीं हो रहा है, तो बाहर कहां से जाना। समझ में आ रहा है ये भी कुछ विचार ऐसे भी लोग गढ़ना शुरू कर दिए कि विदेश जाना मतलब क्या है, पाप के भागी बनना। समझ में आ रहा है ये, ऐसे कुछ लोगों को मानना था। ठीक है, ये सब जो है ये, मगर हाँ इसने जो एक बड़ा जो परिवर्तन किया कि जो उत्तर हड़प्पाई चरण जो है उन्होंने जो थोड़ी थोड़ी दूरी क्षेत्र में, मतलब यहां से दूरी दूर क्षेत्र में इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ, उन्होंने जो है कृषि का विस्तार किया। इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है, मगर दूसरी तरफ इस तरफ आगे वाले क्षेत्र में जो है निश्चित गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है उस तरफ, और इस तरफ जो है अब विंध्याचल और सतपुड़ा में तो कुछ खास नहीं, विंध्याचल और सतपुड़ा में तो कुछ खास नहीं, मगर यही लोग जो है धीरे धीरे कहां प्रवेश करेंगे, इन्हीं का तो विस्तार होगा ना। ठीक है, क्योंकि आगे हम जानते हैं कि 1000 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास और लगभग ये 1300 1400 1500 ईसा पूर्व के आसपास से जो है वहां से ताम्र पाषाणिक जो बस्तियां प्लस आगे एक बार 1000 आसपास 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो कौन सी बस्तियां, महापाषाणिक बस्ती, और ये बहुत ठीक ठाक मात्रा में खेती बाड़ी करते हैं, बहुत ठीक ठाक मात्रा में खेती बाड़ी करते हैं। अब बहुत ठीक ठाक मात्रा में खेती बाड़ी करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब धीरे धीरे जो है वो जो विकसित प्रकार का या ठीक ठाक प्रकार का जो खेती बाड़ी जो हुआ करता था उनका विस्तार जो है, उनका विस्तार जो है उनका विस्तार जो है इस गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भी, और वहां से यहां पर ठीक है, हाँ यहां पर ठीक है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या है, ये पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या है, विंध्याचल है, यहां पर पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या है, सतपुड़ा है, ठीक है, मगर इसके बेसिस और यहां पर क्या है, वो छोटा नागपुर की पहाड़ा पठार है, राजमहल गारो खासी की गारो की पहाड़ी है, ऊंचा क्षेत्र है ना, उतना आसान नहीं है इस क्षेत्र से इधर प्रवेश करना। ठीक है, मगर मूल रूप से यहां पर तो बस्ती लोग रहते हैं ना। अब कौन लोग है, ताम्र पाषाणिक और ये वही महापाषाणिक वाले लोग। ठीक है, और दोनों क्या है, ये ठीक ठाक खेती करते हैं। ठीक ठाक खेती करने का मतलब क्या है, ये रोपाई वगैरह रोपाई करना भी ठीक ठाक जानते हैं ये सबाई के इस क्षेत्र तक धीरे धीरे क्या है, ये पूरे क्षेत्र में जो है वो जो कृषि का जो है यहां पर क्या है, कृषि और बाकी चीजों को क्या होगा, विस्तार होगा, कृषि और बाकी क्षेत्रों को क्या होगा, विस्तार होगा। समझ में आ रहा है, मैं ये एक साथ पूरे फेस को ले रहा हूं इसमें, और उसमें क्योंकि एक साथ बहुत से घटनाओं को प्रभावित कर रहा है ये, कई अलग संस्कृति को। तो यही जो है जो ये जो जो उत्तर हड़प्पाई जो फेज है उसने जो है एक तरफ ताम्र पाषाणिक बस्तियों को प्रोत्साहित किया, ताम्र पाषाणिक संस्कृति को प्रोत्साहित किया, इनके साथ साथ जो है वो महापाषाणिक जो संस्कृति है उनको भी प्रोत्साहित किया। ठीक है, उनको भी, और क्योंकि दक्षिण में ऑलरेडी पूरा एक पूरा तो पहले जो है पाषाण और फिर नौपाषाण वो सब तो चल ही रहा था। ठीक है, तो अब एक्चुअल में अगर देखें तो गंगा के कुछ मैदानी क्षेत्र को बस छोड़ कर रखी है, तो वहां पर भी कुछ ताम्र पाषाणिक तो है ही ऑलरेडी है। ठीक है, मगर उसके साथ साथ जो है अब पूरे भारत के जो है ये दक्षिण और जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उनमें जो है, उनमें इस पूरे बड़े क्षेत्र में इस जैसे लार्ज स्केल में अगर देखा जाए इनको ऐसे यहां तक भी, क्योंकि एमपी वगैरह कुछ क्षेत्र पर तक भी ऐसा है, और ये छत्तीसगढ़ में तो है ही, इधर उड़ीसा तक भी ऐसा क्या मिल जाएगा,
महापाषाणिक संस्कृति, और इनके साथ साथ समानांतर में जो है और क्या है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, ये तो जो है इस तरह पूरे विस्तार हो रहे हैं, मगर इसी में से जो है समानांतर, जैसे पता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि विदेश की तरफ से जो कुछ लोग और आए, कुछ लोग जो मानते हैं वैसे वाला, कुछ लोग तो उनको यहीं के मूल निवासी मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि विदेश की तरफ से अगर आए, अब चलो मान लो उनको हमें विदेश से भी अगर ले आया, जो भी समझने के लिए, ठीक है, तो जैसे भी 1500 बीसी में आए, तो पहले या बाद, जो भी आए, बाद में चलो आए, पहले भी आए, मैं जो कह रहा समझा रहा ना ये, लेकिन की बात कर रहा हूं, आर्यों की बात करो। अब वो आएंगे तो कहां पर, चलो उनके मूल निवास कहां पर, यहीं पर ही था ना प्रारंभिक, जिनको हम क्या कहते थे, सप्त संध्यव संध्यव प्रदेश। तो अभी यहां पर जहां से भी आए, इनको हम अभी बहस इस पर नहीं कर रहे हैं कि ये जो है कोई सेंट्रल एशिया से आया या फिर और यूरोप से आया या फिर उधर ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से आया या तिब्बत से आया, उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा एक शब्द लिख दिया मैंने, आर्य। पहले प्रारंभिक स्थान इनका निवास सप्त सिंधु प्रदेश, और ये वही क्षेत्र है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता जिन क्षेत्र में हुआ करता था, यही मतलब हुआ ना, ठीक, एक तरफ से ये, तो ये पूरी घटनाक्रम जो है एक साथ चल रहा है। तो ये सब संस्कृति, तो ये ताम्रपाषाणी संस्कृति, महापाषाणी संस्कृति, और इसके साथ साथ और इसमें कुछ संस्कृति स्थानीय स्तर पर भी विकसित हुए, स्थानीय स्तर पर कुछ संस्कृति इसमें और भी विकसित हुए। मतलब हड़प्पा के बाद जो है कुछ संस्कृति जो गंगा यमुना वाले इस वाले क्षेत्र में, जो कि शुरुआती दौर पे बात कर रहा हूं मैं, तब जब यहां पर जो है, मतलब समझो कि कोई बड़ा ऐसा नहीं है, तो वहां पर बोलते हैं गैरिक मृदभांड संस्कृति। नाम सुने नहीं होंगे मुझे मालूम है, टेक्स्ट बुक अगर पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो मिल जाएगा आपको वो, ठीक है, और ये सब बेसिक वही के सोर्स है, ये तो बता रहा हूं मैं, जिस तरह से ये टेक्स्ट बुक पढ़िए समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है एक जो काले और लाल मृदभांड संस्कृति, ठीक है, गैलिक मृदभांड संस्कृति, और उसके बाद फिर जो है इसमें वो इसके बाद फिर जो है चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति, और यही कौन सा है, PGW, जिनको हम कहते हैं वैदिक संस्कृति है, ठीक है। एक जो है महापाषाण संस्कृति, और एक क्या है, उत्तरी काले पालिशदार संस्कृति के लोग, ये सब एक ही स्थल में हुए हैं, एक ही क्षेत्र में। ये तो इन्हीं में से जो है ये सब क्या बताया मैंने, एक कोई एक OCP कल्चर बोलते हैं, ये सब टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, उसमें किताब जो पढ़ रहे, जिस किताब पढ़ रहे हैं उसे मिल जाएगा आसानी से ये। तो एक संस्कृति मैंने क्या बताया, कुछ कुछ नाम लिख दे रहा हूं मैं, गैरिक मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ठीक है, ये 3 नाम है ये, ठीक है। ये तक लिखने होगा ना, यहां तक लिखने काम हो गया है, कुछ मेरे पे बनाए हैं, ठीक है, ठीक है, समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे मुझसे, ठीक है। अजय, सप्त संध्या आर्य, हाँ ठीक है, सप्त संध्या आर्य कहते थे उनको, ये बात भी सही है, हाँ। तो एक साथ मैंने कितनी बातें कही है, यहां तक लिखने वाला हो गया, ठीक है। अगर बचा तो जल्दी लिखिए इनको वो, जल्दी लिखिए। हेमदत्त साहू 3500 BC से 2600 BC है, ठीक है। उनको 3200 BC अगर हम आज पढ़ लिए तो क्या मान लेंगे, 3200 BC मान लेंगे। हो गया,
ठीक है, आगे बढ़े। झूमर संस्कृति, ये ये इधर वाला कहाँ, इधर कहाँ बताया था मैंने, झूमर, ये झूमर है। जूकर संस्कृति, जूकर, ये महापाषाणी के बाद गैरिक मिद भांड। आप लोग सुनते नहीं है मेरी बातों को, ठीक है, और किताब तो पढ़ती नहीं होंगी, नहीं पढ़ते ना किताब, टेक्स्ट बुक, हाँ, तो कहां से पता चलेगा। ठीक है, किन के पास किताब नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं लिए इसमें, ठीक है, मिलता है इसमें ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये नहीं मिलता ना, तो 150 किताब आता है, उसको ले लीजिए, आपकी सफलता में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका ये। हाँ, समझ में आ रहा है ये, कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर छठवीं किताब पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पुरानी वाली है, छठवीं क्लास की, और जो है प्राचीन भारत है उसमें हमारे अतीत करके है, उनको पढ़ लीजिए, उससे मिलेगा। उसमें तो फिर 9वीं क्लास की भी देख लीजिए, उसमें भी मिलेगा हमारे अतीत करके है, ठीक है। उसमें तो फिर वो 12वीं 11वीं वाला एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11वीं या 12वीं में पुराना आर एस शर्मा भी है वो भी, ठीक है, कोई भी पढ़ लीजिए, और इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर, ठीक है। हाँ, हो गया। गैरिक मितभांड संस्कृति और चित्रित मितभांड संस्कृति है। चित्रित मितभांड ओसीपी कल्चर बोलते हैं, और वो पीजीडब्ल्यू कल्चर कहते हैं ये, ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक बहुत आसानी से मिल जाता है, अब आप लोग उसको नहीं पढ़ यूज कर रहे तो समस्या अलग बात है ये। तो यहां पर मैंने क्या क्या बताया, एक उत्तर हड़प्पाई चरण है, एक ये वाला सेगमेंट दिया मैंने, एक ये फेज हो गया। दूसरा कौन सा, इसमें इसी समय हड़प्पा के पतन की प्रक्रिया को भी साथ में लेके चल रहा था मैं, अब उसको वाला सेपरेट बता दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद इसी समय आर्यों के आगमन की प्रक्रिया भी यही शुरुआत हो गई है। अब कुछ इतिहासकार, हाँ, अब उसके बाद बड़ा सेगमेंट मैंने किसको बताया कि जलवायु और परिस्थितिकी में जो है परिवर्तन आना शुरू हो चुका है ये, ठीक। मेजर चेंजेस क्या है इसमें, मानसून की जो स्थिति है उसमें बदलाव आ रहा है, ठीक है, मेन तो यही है। और बाकी उनकी वजह से जो है कई सारे और एक्टिविटीज भी है उनके साथ साथ में, तो सबसे बड़ा जो है परिवर्तन कौन लेके आ जाएगा, मानसून की जो स्ट्रीम बदलाव है। और मानसून वाली स्ट्रीम में जो है सबसे मेजर चेंजेस, मेजर मेजर फैक्टर मानसून में क्या है, सबसे मूल कारण जलवायु में परिवर्तन का क्या है, तापमान, ठीक है। ठीक है, हो गया, यहां से आगे बढ़े। हम्म तो अब यहां पर मैंने छोटी सी बताया, एक क्या बताया, एक क्या बताया, उत्तर हड़प्पाई काल का चरण, एक ये बता दिया इसी में, और इसके साथ समानांतर क्या हुआ था, हड़प्पाई नगरी तत्वों का, हड़प्पाई नगरीय तत्वों का हरण, ये हुआ। और क्या हुआ, वो आर्यों को थोड़ा बाद में लेता हूं, इसमें नवीन संस्कृति का उदय, कौन कौन सा, जूकर है, और ताम्र पाषाणिक है, और क्या है, महापाषाणिक, और गैरिक मितभांड संस्कृति, और चित्रित धूसर मितभांड संस्कृति, ठीक है। और मेजर चेंजेस क्या है, जलवायु की वजह से, इस क्षेत्र से जो है लोगों का जो है इस तरफ और इस तरफ क्या होगा, पलायन होगा। यही बातें है ये। पलायन नहीं कहा जाए उनको, प्रवास कहा जाए, प्रवास भी नहीं कहा जाए, इनको कहते हैं प्रव्रजन,
ठीक है। इसको बता सकते हैं इसमें कि मैं कुछ लिखूं बातें और? इसमें उत्तर हड़प्पाई चरण में लिख लेंगे। नहीं, लिखवाने का मतलब क्या है, बस छोटी छोटी बातें बताऊंगा इसमें। ये कौन सा वाला सिंध क्षेत्र में क्या हुआ है? वो सिंध क्षेत्र जो मुख्य नगर थे सबका पतन हो गया और वहां पर छोटी संस्कृति विकसित हुई। कौन सा? जूकर संस्कृति। चौदड़ो आमरी जो है उसके मुख्य छोटे केंद्र थे ये। बस इतना ही है, बता दूं ऐसे कि लिखे हैं आप लोगों ने? लिखे हैं कुछ? ठीक, वो 5 क्षेत्र बताया ना। ये एक क्षेत्र कौन सा हो गया? सिंध वाला क्षेत्र हो गया। ये दूसरा कौन सा है? पंजाब घग्गर हाकरा नदी वाला हो गया। तीसरा क्या है? पूरी पंजाब है, हरियाणा उत्तर राजस्थान वाला क्षेत्र। उसके बाद फिर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, इसमें बताना एक। हाँ, उसके बाद फिर क्या है? उसमें फिर उसके बाद भी पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी उत्तरी राजस्थान ये सब भी ले सकते हैं। ये मोहनजोदड़ो ये सबका पतन हो गया, वहां छोड़कर लोग कहां तक चले गए? वो रोजड़ी और इधर गुजरात की तरफ आगे बढ़ गए, महाराष्ट्र तक आगे बढ़ गए। ये मतलब पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो मूल क्षेत्र, वहां से लोग क्या है पलायन यहाँ वहां करते चले जाएंगे। ये ठीक है। अब मितभांड, अब परिवर्तन वो किस में आ जाएगा? वो मोरे लिपि बैल वैल का प्रयोग, समझ में आ रहा है? ये लिखना पढ़ना ये सब क्या हो गया? व्यापार वाणिज्य ये सब क्या है? समाप्त हो जाएगा ये। ठीक है। और जनसंख्या धीरे धीरे जो है उस उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र से कहां बह जाएंगे? मतलब अब उनका प्रोविजन हो जाएगा किस तरफ? उत्तर गंगा के मैदानी क्षेत्र में या फिर जो है दक्षिण के क्षेत्र में। ठीक है। ऑनलाइन में जो है समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर, ठीक है। तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। तो मन्ना मैडम जो है टेम्परेचर लिखे हैं, पर किस देश में लिखे पता नहीं चल पा रहा है। फिर उसको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करेंगे तो। अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट, वो ठीक है, ठीक बता रहे हैं। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कुछ पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो अब उसके बाद फिर जो है, अब ये भी समझ में आ जाए, ये हो गया। तो इसमें वो इसको अच्छी तरह से बता देंगे। तो यहां से ये जो क्षेत्र है वहां से किस तरफ, यहां यहां मूव कर दिया। और जब बताएंगे तो इस मैप बना के बताएंगे ये। ठीक है। ये सब बातों को वो अब उत्तर हड़प्पाई चरण में तो जब भी बताएंगे तो इस मैप जरूर बताएंगे साइड में ये। अब ये जो है क्या है, हड़प्पाई नगरों के तत्वों का क्षरण हो गया। अब इसमें सीधा एग्जाम्पल किसको दे देंगे? आप कुछ भी नहीं जानते तो एक बस नाम याद कर लीजिए। कौन सा वाला? वो गार्डन चाइल्ड। देखो कुछ 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 नाम ऐसे जिनको अलग से नोट, 60 नोट में अपने रखो। अलग से 60 नोट जो है आप लोग अपने कितने तैयार कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल पा रहा है, अब देखूंगा समझ में आएगा। तो 60 नोट रखो, उसमें ना कुछ नाम जो याद नहीं आते मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नाम को साइड में लिख करके रख लो। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये जैसे कि जो है मार्टिमर व्हीलर, कनिंघम, ठीक है, जॉन मार्शल, सब बड़े नाम है ना, जिनको प्रयोग करके जो है आपको कहीं भी उनको ऐसा डाल सकते हैं ये कि इसने ऐसा कुछ कहा है, कौन देखने वाला है। समझ में आ रहा है ना? ये कुछ स्पेसिफिक सुक्ति लिख करके जो है। अब जैसे कि आप नहीं जानते और आपको सिर्फ ये बात याद आ रहा है कि अस्तोमा सदगमय, असत्य से सत्य की ओर। ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़े तो 6वीं क्लास में एक सुक्ति के रूप में। ठीक है। अब कुछ नहीं सूझा तो सबसे पुराना जो ग्रंथ है ऋग्वेद लिख दीजिए। निबंध लिखते समय हेडिंग भी लिखे, अस्तोमा सदगमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, नीचे लिख दिए मूल स्रोत ऋग्वेद। समझ में आ रहा ना? ये जो पढ़ने वाला जो सामने अगर एग्जाम को चेक भी कर रहा है तो वो समझ रहे ना, इससे वो क्या है, उनका जो कॉन्फिडेंस की स्तर है वो ऐसे ही थोड़ा कम हो जाएगा। वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं और असत्य सत्य की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, और उसी शुरुआत कीजिए। विश्व के प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ ऋग्वेद में, ऋग्वेद की जो है एक ऋचा सुक्ति है जो भी है ऐसा, इसीलिए फिर भारत में जो है इस प्रकार की है ना। ये संविधान भी सत्यनिष्ठ की और सत्य की जो है। ठीक, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बताने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं, इनमें ये वेरिएशन लेके आएंगे। तो ये सब बातें उसी का हिस्सा है। तो बताया ना कि गार्डन चाइल्ड जो है, इन्होंने फिर क्या बताया था,
10 नगरीय तत्वों को बताया था। अब वो 10 नगरीय तत्व थे, उसी का क्या होगा यहां पर, क्षरण होगा। अब नहीं भी याद होगा तो नगर में क्या विशेषताएं होती है, वर्तमान नगर की थोड़ा कल्पना करते चले जाइए। हड़प्पा का तो लगभग वैसे ही थे ना, बिल्कुल मॉडर्न सिटी थे ये। नाली है, तालाब है, ये सब संरचना गिना दीजिए उनको। आकार छोटा हो गया, बड़ा, पहले बगड़ाकार थे, पहले आयताकार थे, अब कुछ भी आकार के बन रहे हैं। ठीक इस तरह से ये तो कई सारी चीजें ऐसे हैं जो आपके जो है बस एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, मतलब एग्जामिनर को लगना चाहिए कि एकदम उसको देख देख के बात कर रहे हैं आप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं नवीन संस्कृति का उदय। अब नवीन संस्कृति मतलब अब कुछ तो नाम आपको दिमाग में रहना ही चाहिए। नवीन संस्कृति का उदय। अब नवीन संस्कृति का उदय मतलब कहां पर होगा, वो कम से कम उस क्षेत्र में जो मूल क्षेत्र जहां पर अब तापमान कम हो, तापमान बढ़ रहा है और क्षेत्र में जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हो गया है और वहां पर वर्षा की मात्रा कम हो गया है, सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होना शुरू कर, तो वहां पर तो कम से कम नहीं, क्षेत्र से थोड़ा क्या होगा, दूर दराज क्षेत्र। तो यहाँ पर भी थोड़ा बता दीजिए उनको क्या स्थिति हो रहा है। अब यहाँ तो कुछ खास नहीं, मगर यहाँ से थोड़ा सा अलग अलग क्षेत्र में आएगा ये। अब संस्कृति के नाम बता दीजिए, कौन सा है, महापाषाणिक संस्कृति है, मेगालिथिक कल्चर जिनको कहते हैं, गैरिक मिदभांड संस्कृति है, चित्रित धूसर मिदभांड संस्कृति है, और भी कई संस्कृति है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं ये इस तरह से ये। ठीक, उसके बाद फिर जो है प्रोजन, प्रवास वाला सेगमेंट। तो प्रवास कहां से, वो किसका प्रवास होगा, वही जो है मूल जो नगर में रहते थे, अब वो कहां पर, मुतह की तरफ, गंगा यमुना के दो आब वाले क्षेत्र में। इसीलिए एक फिल्म जो आया था ना, मोहनजोदाड़ो, लास्ट में जब बांध बांध सब टूट गया और लास्ट में फिर कहते हैं जय गंगा मैया, फिल्म देखिए। हाँ, लास्ट में ये बातें देखना जरूर उसमें है, और यही बातें कही थी कौन सी पवित्र नदी है, तो जय गंगा मैया। इसका मतलब जो है वो किस तरह पलायन किए हैं, गंगा की तरफ पलायन किए हैं। ठीक है, हालांकि उसको ठीक तरह से नहीं पिक्चराइज किया गया है, वो सही हिस्टोलॉजी उसमें नहीं है, समझ में आ रहा। तो ये सब एक्टिविटी थी, ये एग्जैक्टली किसको जो प्रमोट कर देगा, इधर आर्य वाला ये। ठीक है, ये पूरी बातें जो है एक साथ है, कुछ समझ में आया होगा तो अच्छी बातें हैं, कॉम्प्लेक्स है मुझे मालूम है, मगर हाँ ये मूल मूल बातें जो है ऐसा ही है। ठीक, अब इसके बाद फिर जो है आगे अब उसमें लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, पहले थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है, आपको दिमाग क्लियर हो जाए वहां तक। फ्लो चार्ट जो है ये, हड़प्पा सभ्यता का पतन, इसमें लिखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब इसमें जो है दो तीन बातें हैं, एक तो इसमें डिस्प्यूटेड है ऑलरेडी, ये विवाद है ना। ठीक, तो जब उत्तर अगर लिखना है हमें, या फिर जब शुरू करेंगे तो पहले से पहले यही बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पतन से संबंधित जो पूरे मुद्दे हैं वो अपने आप में क्या है, विवादित। दो तीन बातें हैं। एक पहला क्या बात कर रहा हूं मैं इसमें, ज्यादा हो गया, इसमें क्या है, पतन में विवाद क्यों है, पहली बात है ये, पतन में विवाद क्यों। कुछ बातें प्रश्न पूछने जैसे ले रहा हूं मैं, जिनको बता सके इसी तौर पे। और पतन की जो है संभावना, किस तरह के पतन की संभावना, ये सब उत्तर मिल जाएगा अभी यहां से थोड़ा थोड़ा करके। क्या संभावना है, ठीक, और इसमें जो है क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया या निरंतरता बनी रही। ये भी क्वेश्चन फॉर्मेट है,
समझ आ रही इसका मतलब ये, क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया या क्या उसकी निरंतरता बनी रही? ठीक, समझ में आ जाएगा कैसे एक्सप्लेन करना है। ये मुख्य बातें जो बताऊंगा इसमें भी है एक ये, ठीक है। तो अब तो यही जो है, अब ये तो जो है समाप्त नहीं हुआ। अब देखिए यहां तक समझोगे, पहले हो गया, ठीक है। पतन में विवाद के कारण, तो विवाद है। अब विवाद क्यों है, कारण क्या है कि इसमें जो है, जो सबसे पहले जो है जिन्होंने इसका उत्खनन किया और जिन्होंने इसके बारे में जो है कुछ व्याख्या किया, वो सब के सब जो है भारत में ब्रिटिश आगमन को या फिर उनके आक्रमण को या फिर उनका जो है आधिपत्य स्थापित किया था, उनको औचित्य को उनको सही साबित करना था, राइट। इसके बेसिस पर यहाँ के लोगों को जो है कभी सपेरों का देश, कभी मदारियों का देश, कभी और असभ्य लोगों का देश, यही कहा गया, ठीक। तो स्वाभाविक है जब इतने विकसित और जो अर्बनाइज्ड जो है वो भी इतने प्राचीन नगर को जो है जब उन्होंने देखा तो उनको समझ ही नहीं पाया कि अब क्या कहा जाए, राइट। इसीलिए जो है इसको कभी वो स्वीकार नहीं कर पाए और बहुत गलत तरीके से उन्होंने व्याख्या किया, ठीक है। चाहे वो सबसे पहले जो है जो प्रारंभिक जो है आए थे विलियम जोन्स, उसके बाद फिर आगे जो इसमें जो उसमें जो बाकी और भी लोग, कई लोग इन सेंस कनिंघम, और आगे बाद फिर तो ठीक उसने आर्कियोलॉजी में काम किया था, फिर उसमें वो मार्टिमर व्हीलर, फिर उसके बाद फिर ये क्या नाम है इनका, ये मैक्स मुलर भी है और वो जॉन मार्शल भी आगे चल करके, तो बहुत अच्छा किसी ने व्याख्या नहीं किया। तो एक औपनिवेशिक व्याख्या आया, एक तरन, ठीक है। दूसरा फिर औपनिवेशिक की औपनिवेशिक जो व्याख्या आया उसके प्रतिरूप, उसके प्रतिरूप के रूप में, उनके विरोध के रूप में एक तरह कहा जाए, तो राष्ट्रवादी जो आंदोलन कर, राष्ट्रवादी जो है जो इतिहास लेखन के लोग थे, उन्होंने उनका अलग प्रकार से व्याख्या किया, वो एक विचार आया। दूसरा विचार, तीसरी विचार के बाद में फिर क्या कहा, अब उसमें जिस रहा था ना ये, वो लोग कहा सुमेरु सभ्यता, मेसोपोटामिया से ये मतलब ये बातें, ये मगर कुछ लोग अभी को कुछ थोड़ा सा राष्ट्रीयता की भावना अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो और समस्या हो जाता है ये, क्योंकि हम क्या है, हम इंडिया वाले ही सब कुछ किए हैं और बाकी कुछ भी नहीं, हम में ही सब कुछ श्रेष्ठता है और हमें कोई बुराइयां नहीं, ये बातें भी थोड़ी सी अति हो जाती है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो उसमें सब्जेक्टिविटी के साथ बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जब उस आर्कोलॉजी में किसी पुरातत्व में ये कि उनको हम ठीक दृष्टिकोण से बिना परसेप्शन के, बिना पूर्व धारणा के उनको हम देखें, तभी जो है उनको हम उसको सही सटीक व्याख्या कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब समझते हैं इनमें से, तो ये जो है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भी थोड़ी सी इस प्रकार की बात है। तो उसके बाद थोड़ा सा उसमें जो है सुधार किया गया, उनको सुधारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं ये, समझा रहे ना ये। तो उसमें थोड़ा सा ये न्यूट्रल तरीके से, मतलब जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ, जो एग्जैक्टली सब्जेक्टिविटी के साथ, जो इसमें एग्जैक्टली है क्या, अपना कोई पूर्व धारणा वहां पर थोप करके उस व्याख्या नहीं करना है, समझ में आ रहा है ये। तीसरी बात है इनमें से। उसके बाद फिर जो है, और अब उसके बाद फिर जो है कुछ बातें इनमें से, कुछ बातें इस प्रकार का कि अब जो, अब ये उसने अपने अलग मत प्रस्तुत कर दिया, समझ में आ रहा है ना ये। तो ऐसे कई विश्व स्तर के कई बड़े बड़े इतिहासकारों ने अलग अलग अपना विचार रखे हैं, जैसे उनके उद्भव के बारे में विचार, वैसे उनकी जो है पतन के बारे में भी विचार, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये। तो कई अलग अलग, क्योंकि एग्जैक्टली जो है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने इसके ना तो लिपि पढ़ पाए हैं और ना तो कोई साहित्य हमारे पास में है, जो है अवशेष कौन सा है, वही पुरातन अवशेष है ये, ठीक है। मगर हाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इनमें किसी न किसी रूप में जो है उनका पतन हुआ। अब पतन को अर्थ चाहे जिस रूप में भी ले, पतन अर्थ जो है चाहे वह जिस रूप में ले, समझ में आ रहा है। तो उसमें से मैं एक सेगमेंट को पहले ले दे रहा हूं मैं, ये इनका हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत हो गया, ये भी निरंतरता बनी रही। तो इनका पहली जो है जवाब यहां से होता है, इनका अंत नहीं हुआ, बल्कि क्या है, इनके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, स्वरूप में परिवर्तन आ गया। वर्तमान में जो माना जाता है, ठीक, कैसे पर स्वरूप परिवर्तन आ गया कि पहले जो है ये नगरीय सभ्यता हुआ करता था, बाद में जो है उस नगरीय जो सभ्यता हुआ करता था उनके नगरीय तत्वों का पतन हो गया और वो किसमें बदल गया, ग्रामीण संस्कृति में बदल गया।
नगरीय तत्वों का, नगरीय संस्कृति के नगरीय तत्वों का तत्वों का इसमें ग्रामीण संस्कृति। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? ये नगरी जो संस्कृति के जो तत्व थे, नगरी संस्कृति के जो नगरी तत्व थे, उनका क्या हो गया, ग्रामीण संस्कृति के में परिवर्तन हो गया। ठीक, एक बात है हुआ, जबकि अंत नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ, मतलब इनकी जो है निरंतरता, इनकी जो है निरंतरता निरंतरता जो है बनी रही। वो बताऊंगा निरंतरता कैसे बनी रही है। मैं किसी न किसी रूप में हड़प्पा के सभ्यता के उनके जो मौलिक जो बातें हैं, मूल जो संरचना है, वो आगे पूरी इतिहास में लगातार और आज वर्तमान तक भी वो प्रासंगिक बना है। वही निरंतरता ही इनकी क्या बताएगा हमें, उनकी प्रासंगिकता या उनका महत्व, या उनकी साथ में और कह देता हूं इनको मैं, महत्व और उनकी क्या रहेगा हमारा विरासत। ये मैं बताऊंगा और अभी आगे के सेगमेंट में है, बड़ा हिस्सा है। ठीक, तो ये तो किसका हिस्सा हुआ, इस वाले पक्ष का। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है ये पतन की जो संभावना क्या था इसमें, ये उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये हाँ, इसमें निरंतरता बनी रही यहीं पर ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और आगे लिख लीजिए इनको, मैं लिख रहा हूं फटाफट। ठीक है, तो ये जो है परवर्ती जो हड़प्पा संस्कृति, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास में, अब यहां से क्या आएगा, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति, ऐसे कहा जाए परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अब परिवर्ती हड़प्पा मतलब कौन सा बताया मैंने, एक वो क्या है, जूकर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, चलो एक ये हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है एक ये हो गया ना, तो इसको ऐसा नहीं करना था हमें, इसको मैं ऐसा कर दूं। ठीक है, और इसको फिर मैं आगे खींच रहा हूं इस तरफ, समझ में आ जाएगा, ऐसे कर दूं, समझ में आएगा। या फिर इसको मैं फिर से लिखूं, इसको मैं जो है फिर से लिखता हूं। इनको मैं जो है यहां से लेता हूं, यहां से एक साथ में ऐसे ले लेता हूं मैं, ऐसे नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये इस वाले सेगमेंट की। मैं यहां से इनको ऐसे कर दिया। ठीक है, उसका हिस्सा है ये। इसमें जो है आएगा एक, जैसे कि मैंने ले लिया इसमें कि परिवर्ती हड़प्पाई संस्कृति। इसको तो अच्छे से समझेंगे, अच्छे साफ लिखेंगे, क्योंकि ये आगे जो है आपको आधार करेगा, आधार देगा। वो जो संगम काल वगैरह है ना, ये उसको आधार देगा। महापाषाणी को यहीं से समझ में आएगा, छत्तीसगढ़ में समझने के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये हड़प्पाई संस्कृति, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इसमें एक एग्जाम्पल किस तरह लिखा मैंने, जूकर संस्कृति का। जूकर संस्कृति मतलब कहां पर है ये, पाकिस्तान में। ये वो चमुदड़ो वगैरह बताया था मैंने एग्जाम्पल, एक ये हो गया ये, तो एक सेगमेंट ये हो गया इनका, परिवर्ती हड़प्पाई संस्कृति में एक एग्जाम्पल दिया मैंने।
ठीक है। उसके बाद दूसरे साथ साथ जो है, अब इसमें और कौन कौन से रहेंगे, इसमें जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति, कौन सा, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है। अब ताम्र पाषाणिक संस्कृति में जो है बहुत से आएंगे। इसमें जैसे कौन कौन बताया मैंने, एक गैरिक मितभांड संस्कृति, ठीक है, और लेते हैं ताम्र काले और लाल मितभांड संस्कृति। ये सब अलग संस्कृति के नाम है ना, ये इंडिया में ही मतलब उत्तर पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में सब ये रहे हैं। ये इन्हीं से आगे फिर जो है ये संगम और ये सब कुछ बना है हमारे पास में, काले और लाल मितभांड संस्कृति। ठीक है। उसके बाद फिर जो है तो ये हो गया। और ये मुख्यतः कहां पर हुआ, ये गंगा जो है ये मुख्यतः कहां पर चल रहा है, देखा जाए तो ये गंगा यमुना वाले क्षेत्र में है। ये कहां पर, गंगा यमुना क्षेत्र, समझ आ रहा है ये, एक ये हो गया। अब उसके बाद फिर जो इधर जो है, अब इस तरफ जो है, अब इस तरफ वो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में, कौन सा वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। ठीक है। और इसमें फिर नवपाषाणिक संस्कृति भी है इस गंगा वाले क्षेत्र में। अब उसमें महाराष्ट्र में कौन सा है, वो ताम्र पाषाणिक वाला, ताम्र पाषाणिक ही है। इसको मैं सीधे लिखता हूं, यहां पर नाम लिख देता हूं मैं। अब इसको लिखेंगे मालवा कायथा, समझ आ रहा भी ये, एरन, ये कहां पर, एमपी वाला है, मालवा का पठार, कायथा, एरन, एरन अभिलेख, धार डिस्ट्रिक्ट, धार डिस्ट्रिक्ट। ठीक। और इधर सावलदा, ये कौन वाला है, महाराष्ट्र वाला है। दाइमाबाद, ये सब जोरवे वगैरह, ये सब दाइमाबाद भी लगभग धीरे कर खत्म हो जाएगा, वो बचेगा क्या, जोरवे वगैरह, ये सब जो है वो, ये हो गया। अब इसके साथ में अब यहां पर जगह कम बढ़ गया मुझे, ये मैं यहां पर इसे एक से लिख दूं, एक से लिख दूं, हाँ मतलब एक से लिख करके आगे ले लेता हूं। ठीक है, हो गया, लिख दिए। ठीक है। हाँ, एक से लिख रहा हूं मैं और एक से को मैं आगे ले रहा हूं, ये इसी का हिस्सा है, समझ लो वो। और यहां पर इसमें ठीक है। यहां एक सेगमेंट और आ जाएगा, इसको वाई कर देता हूं मैं। हाँ, एक्स और वाई। ठीक है। ठीक, गणित कांति से तो पढ़ाए हैं अभी, तो समझ में आ जाएगा। तो ये गेटलिक है, वो ताम्र पाषाणिक वाला चल रहा है ना, क्या चल रहा है, ताम्र पाषाणिक बस्ती है। ठीक है। तो अब एक्स वाले में ताम्र वाला खत्म हो गया, तो मैं उसमें क्या चल रहा हूँ, उसमें उसमें दो चीज में एक साथ ले लेता हूं। अब इसमें ले रहा हूं मैं लव पाषाणिक संस्कृति। ठीक है। अब लौह पाषाणिक मतलब कौन कौन सा इसमें, एक तो जो है महापाषाण वाला हो गया, वो लोहा वाला है ना वो, ये कौन सा है, एक्स वाला हुआ, क्या वो शायद से नहीं। तो छत्तीसगढ़ में जो है महापाषाणी संस्कृति कहां मिलेगा, है? है? गढ़घनौरा कोंडा गांव में। ठीक, एक ही बस याद आया, बालोद के जो है करी भदर और करकाभाट, ये सब जो है तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ना ये। ठीक, ये हो गया लौह। तो ये क्या है, नहीं उसमें एक बात और हो गया, अन्य इसको जो है
इसको ऐसा किया जाए, इसको हम थोड़ा सा और बातें लिख दीजिए। ये जो है इसमें कुछ बातें और लेना था हमें, थोड़ा गलत हो रहा है ऐसे में, ये थोड़ा सा गलत बन रहा है। ठीक लिखे क्या इसको? नहीं, थोड़ा सा गलत बन रहा था वो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये अन्य लौह पूर्व संस्कृति, इसको ऐसा कर लेंगे और टेबल ऐसा बन जाए, लौह पूर्व संस्कृति। और एक कौन सा वाला है? वाई वाला। तो ये एक सा वाला हो गया ना, और एक जो है कौन सा लिया मैंने? वाई वाला। वाई वाला क्या है? वो लौह संस्कृति है। यही से छत्तीसगढ़ में कुछ मिलेगा हमें। अब इसमें जो है, इस वाले में अभी 2 सेगमेंट है ये, ठीक है। इसमें इसमें क्या मिल जाएगा हमें? हाँ, इसमें जो है कश्मीर और बोलन घाटी, बोलन घाटी संस्कृति। ये कहां पर है बोलन घाटी? मतलब हाँ, यूपी मिर्जापुर वाला, ये समझो कि मिर्जापुर। अब इसी का जो हिस्सा कहां पर आएगा? छत्तीसगढ़ में, सरगुजा वाला क्षेत्र में, और महेशपुर, टीपाखोल, ये सबका विकास करेगा ये। यही है ना ये ये क्षेत्र हो गया। ठीक है। इनके साथ साथ जो है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये एक गंधार कब्र संस्कृति उधर। अब इसको एक और लेता हूं मैं, बेलन पढ़ देते हैं, कहीं पर उनको बोलन भी कह देते हैं, ये दोनों सही है। गंधार कब्र संस्कृति, गंधार वाला क्षेत्र। गंधार मतलब जानते हैं ना? गंधार कहां पर? पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ये। कब्र संस्कृति, ये जो है एक अलग संस्कृति है उनकी अपनी। वही कब्र मतलब दफन करने के तरीके में परिवर्तन आ गई, वही उनकी विशिष्ट पहचान है ये। इतिहास में सब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत मायने रखता है एक्चुअल में वो। ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है इसमें एक जो हिस्सा आ गया वो क्या है? चित्रित धूसर मिदबांड। चित्रित धूसर मिदभांड संस्कृति। तो चित्रित धूसर मिदभांड वाला कहां पर है? ये पंजाब और हरियाणा वाला है ये, पंजाब और हरियाणा वाला ये। और ये पूर्व वैदिक काल का यही वाला हिस्सा है ये पूर्व वैदिक काल की ये मिदभांड की पहचान है उनकी ये, समझ रहा ना ये? तो यहां से पूर्व वैदिक वाला फेज शुरुआत हो जाएगा, बिना लोहा वाला ना, 1500 से 1000, ये वाला सेगमेंट 3 हो गया ये। अब उसके बाद तो ये जो है लोहे के बिना वाला हुआ। ठीक है, ये क्या है? लोहे के बिना। अब इस तीनों के जो है एक साथ मिला रहा हूं मैं फिर से। ठीक है। अब यहां शुरुआत क्या होगा? लोहा वाला, लौह युग आएगा। अभी तक क्या चल रहा था? तांबा वाला चल रहा था। ठीक है, लिखना बंद हो गया था क्या? ठीक है, लिखना बंद हो गया था? नहीं नहीं, लिखिए इनको वो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लौह युग का चरण प्रारंभ होगा। ठीक है, कब से? लगभग जो है ये 1100 बीसी के आसपास से, यहां से लेकर कब तक? 1000 बीसी। ठीक है, मुख्य मानते हैं। तो यहां से जो है लौ चरण जो है इनकी शुरुआत हुआ है वो। ठीक है। तो ये जो है अब यहां से जो है 3 चीज यहां से निकल करके आएगा। यहीं से कौन हो गया? एक चीज क्या हुआ? महापाषाण संस्कृति। ठीक है, महापाषाण संस्कृति जो है ये कहां पर होगा? भारतीय प्रायद्वीप वाला क्षेत्र हमारा। ठीक। दूसरा जो होगा इस तरफ जो है चित्रित धूसर मिदभांड संस्कृति।
चित्रित धूसर मितभांड संस्कृति। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम गंगा के मैदान की तरफ बच चुके हैं, पढ़ चुके हैं ये। और ये वाला जो है चित्रित धूसर मितभांड, ये जो पुराना प्रारंभिक वाला जो है, मतलब कौन सा? पूर्व वाला पाइप फेज, हस्तिनापुर और ये सब चीज में ना, तो यही वाला मिला है हमें ये। और ये कहां पर मिलेगा? चित्रित धूसर मितभांड का थोड़ा सा चमकीला वाला ही हिस्सा है ये, ठीक है। और आगे इसमें एक और मिलता है, उत्तरी पालिशदार मितभांड संस्कृति। उत्तरी पालिशदार मितभांड संस्कृति, ये वाला क्षेत्र एक्चुअल में ये, ठीक है। तो ये जो है चित्रित धूसर मितभांड, ये कहां पर मिलेगा? यूपी वाला क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, ठीक है। और ये जो है पूरा मैदानी क्षेत्र में, ये गंगा यमुना का मैदान यहां पर ये। और ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है बेसिकली किसके फीचर है? ये किसकी विशेषता है? ये अवशेष है उनकी, ये उनके पुरातात्विक साक्ष्य है ये, इनके वैदिक आर्य के, आर्य संस्कृति के। आर्य संस्कृति की जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे ना अभी हम लोग अगले आने वाले क्लास में, तो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य ग्रुप में हमें यही मिलेगा। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि साहित्यिक जो साक्ष्य है उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो ये उनकी पूर्ति करता है ये। तो ये एक्स और वाई, तो वाई मतलब यही वाला फेज हो गया, ठीक है। इनको वहां सता भी देता हूं मैं, कंफ्यूज करेगा उससे बेहतर, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अब आज तो जो है सर की क्लास है, और इसमें फिर कल मैं जो इसमें डिस्कस करूंगा, कल डिस्कस किया इसमें लिखवाना है सीधे तौर पे ये, ठीक है। क्लास को जो है, क्रांति सर की क्लास को जो है 4 बजे एग्जैक्टली कंप्लीट करके, और कल थोड़ा ज्यादा मतलब बैठ कर एक साथ लिखेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो है विवाद वाला जो 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4-5 फैक्टर है, उसको थोड़ा सा दिखाना है, एक ये हो गया। और उनके बाद इसका विरासत और ये वाला हिस्सा है, वो भी लिखवाना ही है सीधे तौर पे बैठ करके। तो कल थोड़ा सा लिखने के लिए तैयार रहिए, थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में लिख लेंगे फटाफट करके, थोड़ी स्पीड बढ़ा करके ये, ठीक है। और इसको कल और खत्म नहीं हुआ अगर मान लो, तो परसों मिल के खत्म करेंगे, मगर इसको खत्म करना ही है, ठीक है। और कल खत्म नहीं हुआ, हमें क्या है, टेस्ट भी लेना है, मगर इनको खत्म भी करना है। देखते हैं कल कितना हो रहा है, पा रही है, ठीक है। क्योंकि मंडे से फिर हम प्रॉपर उसमें वैदिक पढ़े हैं, ठीक है। और उसके बीच फिर बीच में जो है हम लोग एक दिन छत्तीसगढ़ भी शुरू करेंगे ये, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में क्या, अब हड़प्पा तो पढ़ ली है, तो फिर उसमें कम से कम उसमें हड़प्पा सिंधु का क्या नाम है, प्रागैतिहासिक कालीन छत्तीसगढ़ के जो इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ने के लिए पूरा बैकग्राउंड तैयार कर दूंगा मैं। अब यहां तक तो समझ में आ चुका है, बस वैदिक बस थोड़ा सा और हो जाए, क्योंकि वैदिक एक आधार तय कर देगा, ठीक है, ठीक। और टेक्स्ट बुक लाइए ना आप लोग खरीद करके, टेक्स्ट बुक लाइए, मंडे तक लेके आइए, ठीक है। और उसको पढ़ेंगे तब जाके आप ठीक कर पाएंगे ये तो उतना आसान नहीं है ये एग्जाम निकालना जो है, ठीक है। वो एग्जाम निकालना आसान है, मगर हाँ उसकी तैयारी थोड़ी सी सरल तरीके से करना पड़ेगा, और आप लोग बहुत कठिन तरीके से तैयारी करते हैं ये, एग्जैक्टली वही है। थोड़ा सरल बनिए तैयारी की प्रक्रिया को, ठीक है। तो सरल बनने के लिए क्या है, सरल वाला किताब पढ़ना पड़ेगा जो आपको समझाए, और आप लोग जो डॉक्यूमेंट्री तथ्य जो देख रखा है उसी को बस पढ़ते हैं ये। मेनली जो है आपको समझ करके पढ़ना है, मेनली जो है आपको समझ करके पढ़ना है, तो ऐसी किताब पढ़िए जो आपको समझाता हो, ठीक है, ठीक। थैंक यू।